दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर सीजन 4 के पहले एपिसोड के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट सीजन में देखा था, तांजीरो, मित्सुरी और मोइचिरो ने मिलके 2 अपर मून डीमंस को हरा दिया था। सीजन 4 के पहले एपिसोड में हमें विंड हाशिरा सानेमी और सरपेट हाशिरा ओवानी को दिखाया गया है। दोनों को एक मिशन पर भेजा जाता है। गांव के लोगों को डीमंस उठाकर एक पुरानी हवेली में छुप जाते थे। जब दूसरे डीमन स्लेयर्स उनको फॉलो करते थे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था। इस बार जब सानेमी और ओवानी उस पुरानी हवेली के पास पहुंचते हैं तो उन्हें एक डीमन दिखाई देता है जो कि एक औरत को उठाकर भाग रहा होता है। इसके बाद दोनों हाशिरा और 2 डीमन स्लेयर उसका पीछा करने लगते हैं। वो डीमन भागता हुआ सीधा हवेली के अंदर घुस जाता है। डीमन के पीछे पीछे डीमन स्लेयर भी हवेली के अंदर घुस जाते हैं। हम देखते हैं कि पूरी हवेली डीमन से भरी हुई होती है। एक एक करके सभी डीमंस हमला शुरू कर देते हैं, पर सानेमी और ओवानी सभी डीमंस को एक एक करके काटना शुरू कर देते हैं। हाशिरा के साथ आए हुए डीमन स्लेयर बहुत ही कमजोर होते हैं और बड़ी ही मुश्किल से डीमन के सामने टिक पा रहे होते हैं। ये देखकर ओवानी कहता है, तुम दोनों वापस चले जाओ, मैं सानेमी के साथ आगे बढ़ूंगा। सानेमी कहता है, वैसे भी अगर तुम लोग यहाँ रहोगे तो हमारे लिए और भी परेशानी होगी, तो तुम दोनों तुरंत वापस चले जाओ। इसके बाद दोनों डीमन स्लेयर वापस चले जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से सन्नाटा छा जाता है। अब कोई डीमन उन पर हमला नहीं कर रहा होता है। ये देखकर दोनों लोगों को लगता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। ये उन्हें बहुत ही अजीब लगने लगता है। तभी उन्हें किडनैप हुए औरत की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद सानेमी ऊपर वाले फ्लोर पर चला जाता है जहां उसको बहुत सारे डीमंस दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में सानेमी अपनी विंड ब्रीदिंग की मदद से डीमंस को मार देता है। उसके बाद ओवानी भी ऊपर आता है और अपनी सरपेंट ब्रीदिंग की मदद से एक एक करके बचे हुए डीमंस का गला भी काट देता है। सानेमी ओवानी पर गुस्सा होते हुए कहता है, मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी थी, मैं अकेला ही सबको संभाल सकता हूँ। इसके बाद हमें वही डीमन दिखाई देता है जिसने औरत को किडनैप किया होता है। दोनों हाशिरा की पावर को देखकर वो समझ जाता है कि ये कोई आम डीमन स्लेयर्स नहीं है, ये खुद हाशिरा हैं। वो तुरंत वहाँ से भागना शुरू कर देता है। सानेमी और ओवानी भी उसके पीछे भागते हैं, लेकिन डीमंस बार बार उनके रास्ते में आते रहते हैं। हम देखते हैं कि वो डीमन औरत को लेकर हवेली के बाहर कूदकर निकल जाता है। जब सानेमी और ओवानी हवेली के बाहर आते हैं तो वहाँ भी बहुत सारे डीमंस होते हैं। ओवानी सानेमी से कहता है, तुम उस औरत के पीछे जाओ, मैं इन सबको यहाँ रोकूंगा। इसके बाद वो अपनी सरपेंट ब्रीदिंग का 3rd फॉर्म यूज करता है और सभी डीमंस का सर काट देता है। हम देखते हैं कि साने में भी उस औरत को बचाने के लिए डीमन के पास पहुंच जाता है, पर उसके पास और भी बहुत सारे डीमंस इकट्ठा होते हैं। साने में भी अपनी विंड ब्रीदिंग का 4th फॉर्म यूज करता है और एक ही शॉट में सभी डीमंस को मार देता है। ये देखकर डीमन डर जाता है। वो सानेमी से कहता है, अगर तुम्हें ये औरत इतनी ज्यादा पसंद है तो ले 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 ले। ऐसा बोलकर डीमन औरत को नीचे फेंक देता है। तभी ओवानी उस औरत को पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि वो डीमन हवेली की छत से नीचे कूद जाता है। सानेमी और ओवानी भी उसके पीछे कूदते हैं, लेकिन जैसे ही वो नीचे कूदता है उन्हें एक अजीब सा दृश्य दिखाई देता है। उन्हें अपने चारों ओर एक नया कैसल दिखाई देता है जहाँ चारों तरफ रोशनी होती है और पूरी जगह डीमन से भरी होती है। ये मुजान का इन्फिनिटी कैसल होता है। सानेमी उस डीमन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैसल अचानक से गायब हो जाता है। दोनों यहाँ कुछ समझ नहीं पाते। इसके बाद हमें कनाओ से मिलाया जाता है। कनाओ अपने मिशन को खत्म करके अपने घर आ रही होती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है, शिनोबू की असिस्टेंट कनाओ का स्वागत करती है। कनाओ सबसे पहले जाकर शिनोबू को रिपोर्ट करती है। शिनोबू कनाओ को बताती है कि तांजीरो, मित्सुरी और मोइचिरो ने 2 अपर मून डीमंस को हरा दिया है। इसी के साथ ही नेजुको भी अब धूप में निकल सकती है। जरूर मुजान नेजुको के लिए अपने डीमंस को यहाँ भेजेगा, जिससे उसे नेजुको का ब्लड मिल जाए और वो भी धूप में बाहर निकल सके। इसके बाद शिनोबू कहती है, उसे एक इमरजेंसी हाशिरा मीटिंग में जाना है, क्या तुम मेरे लिए नेजुको का ख्याल रखोगी? ये सुनकर कनाओ चौंक जाती है। इसके बाद हम तांजीरो पर शिफ्ट होते हैं। तांजीरो खाना खा रहा होता है जब उससे मिलने के लिए काकुशी आता है। तांजीरो काकुशी से गांव की हालत के बारे में पूछता है। हमें पता चलता है कि गांव की रिपेयर का काम बहुत तेजी से चल रहा होता है, लेकिन लोग अभी भी डर रहे होते हैं कि शायद डीमन रात में उन पर हमला कर देंगे। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स ने ऐसे कुछ खाली गांव को तैयार किया होता है ताकि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो लोग वहाँ जाकर रह सकते हैं। हमें बताया जाता है कि तांजीरो 7 दिन तक बेहोश
बेहोश था। काकुशी उससे पूछता है 7 दिन बेहोश रहने के बाद क्या तुम सच में ठीक हो? तांजीरो खाना खाते हुए कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस कानारोजी ने मुझे बताया था हमें बहुत खाना खाना चाहिए क्योंकि खाने से हमें ताकत मिलती है। या हमें काकुशी से ये भी पता चलता है कि दोनों मित्सुरी और मोइचिरो 2 दिन में ही होश में आ गए थे और दोनों ने तीसरे दिन से ही काम शुरू कर दिया था। काकुशी कहता है लगता है तुम भी धीरे धीरे उनकी तरह बन रहे हो। ओ हाँ, वैसे तुम्हारी छोटी बहन के साथ कुछ अजीब हुआ है ना? मैंने सुना है कि वो अब सूरज में बाहर जा सकती है, क्या ये सच है? इस पर तांजीरो कहता है ये सच है पर अभी कुछ अच्छे से नहीं कह सकते। हम अभी श्योर नहीं है कि नेजुको पहले की तरह इंसान में ट्रांसफॉर्म होगी या फिर डीमन में बदल जाएगी। काकुशी कहता है क्या लेडी शिनोबु इस पर जांच कर रही है? इस पर तांजीरो गलती से लेडी तमायो का नाम ले लेता है पर बाद में उसे छिपाने की कोशिश करने लगता है। आगे काकुशी कहता है पूरा डीमन स्लेयर कॉर्प हाई अलर्ट पर रखा गया है और आज सभी हाशिरा की एक मीटिंग भी बुलाई गई है। इसके बाद हम सभी हाशिरा मीटिंग पर शिफ्ट होते हैं जहां पर हाशिरा आए हुए होते हैं। शानेमी मित्सुरी और मोइचिरो से पिछले मिशन के बारे में पूछने लगता है। ओबानी भी मोइचिरो और मित्सुरी से उनकी तबीयत के बारे में पूछता है। मित्सुरी कहती है हाँ मैं पूरी तरह से रिकवर हो गई हूँ। मोइचिरो यहाँ कहता है कि अगर मैं सच बोलूँ तो मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ। स्टोन हाशिरा ग्यो में रोते हुए दोनों की तारीफ करता है और कहता है कि 2 अपर मून डीमंस को हराना बहुत ज्यादा बड़ी बात है। शिनोबु भी उनसे कहती है तुम दोनों इस बार पहले की तुलना में बहुत ही जल्दी हील हो गए हो। थोड़ी देर बाद मास्टर उबियाशिकी की बीबी अमाने अपनी जुड़वा बेटियों के साथ वहां आती हैं। अमाने कहती हैं कि आज की हाशिरा मीटिंग मास्टर उबियाशिकी की जगह मैं लूंगी। मास्टर उबियाशिकी की तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए वो यहाँ नहीं आ सकते। ऐसा बोलकर अमाने सबसे माफी मांगती हैं। ये देखकर वहाँ सब लोग चुप हो जाते हैं। आगे गियो में मास्टर उबियाशिकी के लिए प्रार्थना करता है। इसके बाद मीटिंग शुरू हो जाती है। अमाने सभी को बताती है कि नेजुको अब सूरज की रोशनी में भी निकल सकती है इसीलिए मुजान अब सब कुछ छोड़कर नेजुको को हासिल करना चाहेगा जिससे वो भी सूरज की रोशनी में निकल सके। आगे अमाने मोइचिरो और मित्सुरी से कहती है जब तुम अपर मून 4 और 5 के साथ लड़ाई कर रहे थे तो तुम्हारे ऊपर एक अजीब मार्क आ गया था। क्या तुम बता सकते हो कि ये कैसे हुआ? ये मार्क पहली बार सैन गोकू एरा में देखा गया था। उस समय एक ऐसा तलवारबाज था जिसने लगभग मुजान को हरा दिया था और उसी ने पहली ब्रीदिंग टेक्निक को भी इन्वेंट किया था। अमाने कहती है कि सभी इसके बारे में ठीक से नहीं जानते हैं। सानवी पूछता है आखिर ये हमसे अब तक छुपाकर क्यों रखा गया था? इस पर अमाने कहती है हमें अभी तक इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी क्योंकि डीमन स्लेयर हर बार लगभग मर ही जाते थे जिसकी वजह से इसके बारे में ज्यादा जानकारी पास डाउन नहीं की गई। पर इस मार्क के बारे में एक चीज क्लियरली लिखी हुई है जिसके पास भी ये मार्क होता है उसके आसपास के सभी लोगों में भी ऐसे ही मार्क आ जाते हैं। इसके बाद अमाने की बेटी बताती है ये खुद उस इंसान की डायरी में लिखा हुआ है जिसके ऊपर सबसे पहले ये मार्क आया था। अमाने कहती है कि इस समय ये मार्क सबसे पहले तांजीरो के ऊपर देखा गया पर तांजीरो को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है इसीलिए वो इस विषय को डिले करने का सोचा था। लेकिन सॉर्ड स्मिथ विलेज में मित्सुरी के साथ मोइचिरो के ऊपर भी ये मार्क दिखा था जो कंफर्म करता है कि वो डीमन स्लेयर कर्स मार्क है। इसके बाद अमाने मित्सुरी और मोइचिरो से उनके अनुभव के बारे में पूछती है। अचानक से ये सवाल सुनकर मित्सुरी थोड़ी नर्वस हो जाती है। मित्सुरी किसी तरह से कहती है जब मैं अपर मून से लड़ रही थी तो मेरा शरीर अचानक बहुत हल्का हो गया। मैं कैसे कहूँ, मेरा शरीर अचानक बम बूम होने लगा और अचानक मेरा दिल की धड़कनें भी तेज हो गईं और मैं अपने कानों में डिंग डिंग की आवाज सुन रही थी। मित्सुरी के ऐसे बयान को सुनकर किसी को भी कुछ समझ नहीं आता। ये देखकर मित्सुरी सभी से माफी मांगती है। इसके बाद मोइचिरो कहता है जब मैं अपर मून से लड़ रहा था तो मुझे भी मार्क के बारे में पता नहीं था पर मैंने कुछ अजीब चीजें महसूस की थी। अगर तुम भी ऐसा कर पाते हो तो शायद तुम भी कर्स मार्क को मैनिफेस्ट कर पाओगे। मुझे जहर दिया गया था जिसके बाद जहर मेरे शरीर में बहुत तेजी के साथ फैल रहा था तो मैंने अपनी ब्रीदिंग टेक्निक को कंट्रोल करके जहर के फ्लो को स्लो करने की कोशिश की। इसके अलावा एक बच्चा भी था जो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था और लगभग मर चुका था। तभी मेरी याददाश्त भी वापस आ गई। इसके बाद मैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरा दिल 1 मिनट में 200 बार धड़क रहा था। मुझे लगा कि मेरा शरीर आग में जल रहा है और मेरी बॉडी का टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। ये सब सुनकर शिनोबु पूछती है कि तुम ऐसे सिचुएशन में कैसे लड़ सकते हो? मोइचिरो कहता है शायद ये इसीलिए था क्योंकि
मुझे वो मार्क मैनिफेस्ट हुआ था। जिन लोगों के मार्क मैनिफेस्ट हुए हैं और जिनके नहीं हुए हैं उनमें यही डिफरेंस है कि अगर तुम मर गए तो आपको ये मार्क नहीं मिलेगा, अगर बच गए तो आपको ये मिल जाएगा। अमाने मुइचिरो से पूछती है, तुमने कैसे जाना कि तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर 39 डिग्री है? मुइचिरो बताता है कि उसे एक बार बुखार था और जब शिनोबू ने उसका इलाज किया था तब उसने थर्मोमीटर देखा था। वो आगे कहता है, मुझे उस समय भी सेम फील हुआ था। आगे ग्यो में कहता है, अगर कर्स मार्क्स से हम पावरफुल हो सकते हैं तो हम उन मार्क्स को प्राप्त करने के लिए सब कुछ करेंगे। आप मास्टर उबियाशिकी से कहिए, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सभी हाशिरा मिलकर कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे। आगे मीटिंग खत्म करने से पहले लेडी अमाने कहती हैं, जो लोग ये मार्क प्राप्त करते हैं उनके लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, वो जरूर ही मारे जाएंगे। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। उसके बाद लेडी अमाने वहाँ से चली जाती हैं। ग्यू वहाँ से खड़ा होता है और कहता है कि अब क्योंकि लेडी अमाने यहाँ से चली गई हैं तो मुझे भी चले जाना चाहिए। लेकिन सानेमी उसे रोकते हुए कहता है, तुम्हारा ये क्या मतलब है? हमें डिसाइड करना होगा कि हमें क्या करना है। क्यों कहता है, तुम लोग इसके बारे में बात करो, मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर सानेमी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम जानते हो कि तुम भी एक हाशिरा हो, क्या तुम अपने आप ट्रेन करना चाहते हो? ग्यू और सानेमी के कारण यहाँ सभी लोगों में हलचल हो जाती है। ग्यू कहता है कि मैं तुम सभी की तरह नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। ऐसा बोलकर ग्यू जाने लगता है। ग्यू की बात सुनकर सानेमी कहता है, क्या तुम हम सभी को कमजोर समझते हो? मित्सुरी बीच में रोकने की कोशिश करती है पर सानेमी मित्सुरी की नहीं सुनता और ग्यू को रोकने की कोशिश करता है। तभी ग्यू में एक जोरदार ताली बजाता है, जिसके बाद पूरे कमरे में सन्नाटा फैल जाता है और सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं। ग्यू में सभी को बैठने के लिए कहता है और कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। इसके बाद फिर हम तांजीरो पर शिफ्ट होते हैं। तांजीरो अभी भी बेड पर बैठकर खाना खा रहा होता है। काकुशी उससे शिनोबू की असिस्टेंट और आओई के बारे में पूछता है। यह हमें पता चलता है कि सभी लोग नेजुको के साथ खेल रहे होते हैं क्योंकि कॉर्प में उसके पास ज्यादा काम नहीं होता। इसके अलावा नेजुको धीरे धीरे बात करना शुरू कर देती है। इसके बाद काकुशी कहता है, वैसे मैंने सुना है कि वो पीले बाल वाला आदमी यहाँ बहुत जल्द आ रहा है। इसके बाद हमें जेनित्सु दिखाया जाता है। जेनित्सु भी अपना मिशन कंप्लीट करके वापस आने लगता है। शिनोबू की तीनों असिस्टेंट जेनित्सु का स्वागत करने के लिए आती हैं। जेनित्सु उनसे कहता है, क्या तुम लोग यहाँ मेरा स्वागत करने के लिए आए हो? मिशन बहुत मुश्किल था, मुझे बार बार लगा कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि तुम सब मेरे बिना उदास हो जाओगे। थोड़ी देर बाद आओई वहाँ आ जाती है। जेनित्सु उससे कहता है, तुमने मुझे बहुत मिस किया होगा ना? पर आओई मना कर देती है। हम देखते हैं कि नेजुको भी वहाँ पर आ जाती है। नेजुको जेनित्सु को वेलकम होम कहती है और ये सुनकर जेनित्सु लाल और पीला हो जाता है। इसके बाद वो बहुत जल्दी से ही नेजुको के पास पहुँच जाता है और कहता है, तुम इतनी क्यूट हो कि मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। तुम अब सूरज की किरणों में बाहर जा सकती हो और तुम अब बात भी कर सकती हो। तुमने ये सब मेरे लिए किया है ना? अब हम दोनों बहुत जल्दी शादी कर लेंगे। तुम चांदनी की रोशनी से ज्यादा दिन की रोशनी में खूबसूरत दिखती हो। जब हम शादी करेंगे तो मैं तुम्हें डेली सुशी खिलाऊंगा और तुम्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं होगी। हम देखते हैं कि अचानक से नेजुको इनोसुके का नाम लेने लगती है। नेजुको के मुंह से इनोसुके का नाम सुनकर जेनित्सु बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद हम फिर से तांजीरो पर शिफ्ट होते हैं। काकुशी तांजीरो से पूछता है कि वैसे वो सुअर मास्क वाला आदमी कहाँ गया है? तांजीरो कहता है कि वो सुबह तो यहीं पर था, पता नहीं कहाँ गया। काकुशी तांजीरो को बताता है कि सुबह से ही इनोसुके नेजुको को अपना नाम कहना सिखा रहा है ताकि नेजुको को इनोसुके का नाम याद हो सके। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर हागर नेजुका आ जाता है। हागर नेजुका बहुत ही ज्यादा दर्द में होता है और लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है। ये देखकर काकुशी हागर नेजुका को बैठने के लिए कहता है। हागर नेजुका तांजीरो की नई तलवार लेकर आया हुआ होता है। ये वही तलवार होती है जिस पर हागर नेजुका पिछले सीजन में मेहनत कर रहा था। इस तलवार पर रेनगोकू की तलवार का गार्ड भी लगा होता है, जिसको देखकर तांजीरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तांजीरो जैसे ही तलवार निकालता है वो देखकर चौंक जाता है। हागर नेजुका कहता है, इस तरह की स्टील बहुत ही हाई क्वालिटी की है, इसका मालिक जरूर एक बहुत स्ट्रॉन्ग तलवार बाज रहा होगा। हमें उस तलवार के ऊपर शिले लिखा हुआ दिखाई देता है। हागर नेजुका बताता है कि जिसने भी इस तलवार को बनाया होगा उसका एक ही गोल था, डीमंस का खात्मा, इसीलिए उसने तलवार पर अपना नाम तक नहीं लिखा। ये तलवार बहुत ही पुरानी है। उस समय डीमन स्लेयर्स में रैंकिंग सिस्टम नहीं था। आज के समय में केवल हाशिरा की तलवार पर ही
ऐसा लिखा होता है। तांजीरो कहता है जब मैंने पहले इसे यूज किया था तब तो इस पर कुछ और लिखा था। ये सुनकर हागे नेजुको गुस्से में आ जाता है और कहता है मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा काम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन तुमने उसके बाद भी इस तलवार का इस्तेमाल किया था। काम खत्म होने से पहले धन्यवाद करो और मेरी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। आगे तलवार देखकर हागे नेजुको वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि गेन्या भी तांजीरो के बगल में बेड पर सो रहा होता है और शोर की वजह से वो उठ जाता है। तभी अचानक से विंडो तोड़कर एनोस के अंदर घुस जाता है। लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उन्हीं के जो एंड तक खड़ा रहेगा। इनोस्को को ऐसा देखकर काकुशी और तांजीरो दोनों हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ गेन्या सोचता है मैं ऐसे आराम नहीं कर पाऊंगा, काश मुझे एक अलग रूम मिल जाता। आगे इनोस्के तांजीरो को बताता है कि बहुत जल्द हमारी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। तांजीरो यहाँ पूछता है लेकिन कैसी ट्रेनिंग, जिस पर इनोस्के को ज्यादा पता नहीं होता। इसके बाद हम फिर से हाशिरा ट्रेनिंग पर शिफ्ट होते हैं। ग्यू के अलावा सभी लोग मिलकर ट्रेनिंग का प्लान बनाते हैं कि वो सभी डीमन स्लेयर्स को एक साथ ट्रेन करेंगे, क्योंकि मुजान का टारगेट नेजुको है तो वो कभी भी हमला कर सकता है और इसके लिए उन लोगों को तैयार होना पड़ेगा। और यही वजह है कि वो जल्द से जल्द ट्रेनिंग शुरू करना चाहते हैं। अभी कुछ समय से डीमंस के हमले कम हो गए हैं, इसीलिए हमारे पास अभी समय है कि हम सभी को ट्रेन कर सकें। सभी इस प्रपोजल को सुनकर हाँ कह देते हैं, लेकिन क्यों में कहता है करंट हाशिरा की संख्या कम है, इसीलिए हमें ट्रेनिंग के लिए रिटायर्ड हाशिरा को भी बुलाना पड़ेगा। इस पर भी सभी लोग हाँ कह देते हैं। शिनोबु कहती है बाकी सब तो ठीक है, पर हमें ग्यू का भी कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद हम फिर से तांजीरो पर शिफ्ट होते हैं। जेनित्सु तांजीरो के साथ बात कर रहा होता है। जब जेनित्सु को ट्रेनिंग के बारे में पता चलता है तो वो कहता है मैं अभी मिशन से वापस आया हूँ और अब मुझे ट्रेनिंग भी करनी होगी। लेकिन दूसरी तरफ तांजीरो ट्रेनिंग का नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है अपने सीनियर के साथ ट्रेनिंग करके हम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। ये देखकर जेनित्सु तांजीरो पर गुस्सा हो जाता है। वो तांजीरो का सर काट लेता है और कहता है अगर तुमने दोबारा ऐसा बोला तो मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगा। वैसे भी तुम्हारे लिए ये अच्छा है कि तुम यहाँ अपने हाथ और पैर तोड़ कर आए हो, इसीलिए तुम बेड पर आराम कर सकते हो, लेकिन यहाँ मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। क्या तुम समझते हो कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? ऐसा बोलकर जेनित्सु रोते हुए वहाँ से जाने लगता है। तांजीरो उसे रोकते हुए कहता है तुमने मुझे थंडर ब्रीदिंग की जो ट्रिक सिखाई थी उसकी वजह से मैं अपर मून डीमंस का सर काटने में सफल हुआ। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उनसे चीज सीखते हैं जो हमारे लिए फ्यूचर में काम आती है, इसीलिए हाशिरा ट्रेनिंग में हम बहुत ही स्ट्रांग बन जाएंगे। तांजीरो की बात सुनकर जेनित्सु बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद जेनित्सु खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम हाशिरा ट्रेनिंग पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर साउंड हाशिरा टेंगेन खुद बहुत सारे डीमन स्लेयर्स को ट्रेन कर रहा होता है और उन सबको तेज दौड़ाने के लिए कह रहा होता है। लेकिन सब लोग यहाँ बीच बीच में रुक जाते हैं। सभी लोगों को इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करता हुआ देखकर टेंगेन की तीनों वाइफ सभी के लिए खूब सारा खाना बनाती हैं और सभी को खाने के लिए बुला लेती हैं। ट्रेनिंग की वजह से सभी डीमन स्लेयर्स की हालत खराब हो चुकी होती है। टेंगन कहता है कितनी शर्म की बात है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो अगली ट्रेनिंग में जाने पर बाकी के हाशिरा मेरा मजाक उड़ाएंगे। हमें बताया जाता है कि हर एक हाशिरा सभी को अलग अलग ट्रेनिंग देता है। टेंगन सभी को बेसिक फिटनेस की ट्रेनिंग दे रहा होता है। मोइचिरो सभी को रैपिड मूवमेंट सिखाने वाला है। मित्सुरी फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग देगी। ओमानी सभी को और अच्छे से तलवार चलाना सिखाएगा। सानेमी सभी को कंटिन्यूस अटैक करने के बारे में ज्ञान देगा और फाइनली ग्योमे सभी को मसल ट्रेनिंग देगा, जो बाकी सभी ट्रेनिंग से ज्यादा कठिन है। टेंगन कहता है इन डीमन स्लेयर के साथ ट्रेनिंग करते हुए हाशिरा खुद को भी इम्प्रूव करेंगे। आगे हमें सभी डीमन स्लेयर्स की ट्रेनिंग के एक झलक दिखाई जाती है, जहां हमें सभी डीमन स्लेयर्स एक एक करके हाशिरा के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। शुरुआत में कोई भी डीमन स्लेयर हाशिरा के सामने टिक नहीं पा रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि एक क्रो तांजीरो के पास एक लेटर लेकर आता है जो खुद मास्टर उबियाशिकी ने भेजा होता है। हमें पता चलता है कि ग्यू हाशिरा ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता है। इसके बाद हम लेडी अमाने पर शिफ्ट होते हैं, जो अपने पति यानी कि मास्टर उबियाशिकी की देखभाल कर रही होती है। अमाने मास्टर उबियाशिकी से कहती है हाशिरा ने डीमन स्लेयर्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे काम को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि तुम्हारा सपना पूरा हो सके। अमाने की बात सुनकर मास्टर उबियाशिकी उसका शुक्रिया करते हैं, जिस पर अमाने रोने लगती है। इसके बाद हमें लेडी तमायो का घर दिखाई देता है, जिस पर उन्होंने एक इनविजिबल बैरियर लगाया हुआ होता है।
ये घर एक घने जंगल के बीच में होता है। लेडी तमायो अपनी रिसर्च में बिजी होती है। तभी अचानक एक क्रो तमायो के विंडो के सामने आ जाता है और उनसे बाहरी आवाज में कहता है, इतनी रात को विंडो खुली नहीं छोड़ते हैं। इसके बाद क्रो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मैं मास्टर ओबियासिकी का मैसेंजर हूँ। आप छुपने में बहुत ज्यादा माहिर हैं, इतनी ज्यादा कि मास्टर को ढूंढते हुए कई साल लग गए और अब वो अपने बिस्तर से खड़े भी नहीं हो सकते। आगे लेडी तमायो पूछती है, उन्होंने इस जगह को कैसे ढूंढा? तो क्रो कहता है, उन्होंने अपने इंसानी कनेक्शन का इस्तेमाल करके जगह जगह को ढूंढा था। मैंने सबसे पहले इस घर के पुराने ओनर का पता लगाया। साथ ही में मैंने ये सभी समझा कि यूशिरो की पावर कैसे काम करती है। मैं भले ही ट्रेंड हूँ, पर मैं हूँ तो एक क्रो ही, जिसकी वजह से किसी ने भी मुझ पर शक नहीं किया। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। तमायो को अभी भी उबियाशिकी पर भरोसा नहीं होता। तमायो पूछती है, आखिर तुमने यूशिरो के साथ क्या किया? तभी तमायो को यूशिरो के चलने की आवाज सुनाई देती है। क्रो कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। चलो मैं यहाँ आने का अपना पर्पस बता देता हूँ। क्रो सुनोबो के बारे में बताते हुए कहता है, हमारे डीमन सिलर कोर में भी एक लड़की है जो डीमन बॉडी के बारे में बहुत ज्यादा जानती है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ मिलकर नेजुको के ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करो। ये सुनकर तमायो चौंक जाती है। आगे क्रो कहता है, हम चाहते हैं कि हम एक साथ आएं और मुजान को हराने में काम करें, इसीलिए तुम्हें ओबियाशिकी मेंशन में रहने के लिए हम इनवाइट कर रहे हैं। क्रो की बात सुनकर तमायो सोचती है कि आखिर वो एक डीमन है तो उबियाशिकी मेंशन में वो कैसे जा सकती है, जो कि डीमन सीलर्स का घर है। ये सुनकर तमायो सरप्राइज हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मास्टर कागाया लेडी तमायो के पास अपना कासुगाई क्रो भेजता है, जो कि तमायो को बताता है कि उनके डीमन स्लेयर कॉर्प्स में भी एक काफी होशियार लड़की है जिसे डीमंस की बॉडी के बारे में काफी कुछ पता है। वो चाहते थे कि तमायो उसके साथ मिलकर नेजुको के शरीर की जांच करे और मुजान के खिलाफ इस लड़ाई में उनका साथ दे। वो कासुगाई क्रो तमायो को डीमन स्लेयर्स हेडक्वार्टर्स में आने का इनविटेशन देता है और यहाँ से उड़ जाता है। तभी योशिरो भागते हुए यहाँ आता है और तमायो से कहता है कि उन्हें जल्दी से ये जगह बदल लेनी चाहिए, पर तमायो कहती है कि अब उसकी जरूरत नहीं है। नेजुको के सूरज पर जीत हासिल करने की वजह से कुछ बड़ा होने वाला है। शायद ये काफी पहले ही तय हो गया था। हम देखते हैं कि तमायो पहले योरिची से मिल चुकी है। तमायो योशिरो से कहती है कि वो जगह जरूर बदलेंगे क्योंकि वो अब डीमन स्लेयर्स के हेडक्वार्टर्स में जा रहे हैं। दूसरी तरफ तांजीरो को भी मास्टर कागाया का लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि तांजीरो अब तुम कैसे हो? मेरी बदनसीबी है कि अब मैं हिल भी नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम गियू से जाकर बात करो। वो हमेशा अकेला रहता है और हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा भी नहीं ले रहा। मुझे उम्मीद है कि तुम उससे प्यार से बात करके उसे एक नई दिशा दिखाओगे। अगली सुबह तांजीरो गियू से मिलने जाने लगता है। उसे ओई मिलती है और तांजीरो उससे पूछता है कि अगर कोई इंसान हमेशा ही अकेला रहता है तो उसका मूड अच्छा कैसे किया जा सकता है। ओई कहती है कि उसे भी इस बारे में नहीं पता, लेकिन वो तांजीरो और गियू के खाने के लिए ओनिगिरी पैक कर देती है जिसे खाकर तांजीरो अपना माइंड और बॉडी हेल्दी रख सके। तांजीरो अब गियू के मेंशन के सामने जाता है और चिल्लाने लगता है कि क्या वो अंदर है? मैं हूँ। तांजीरो के काफी देर तक चिल्लाने पर भी गियू से कोई जवाब नहीं देता तो तांजीरो खुद ही अंदर आ जाता है, जो गियू को अच्छा नहीं लगता। तांजीरो अब गियू के सामने बैठकर उसे बताता है कि कैसे सभी हाशिराज ट्रेनिंग करने में लगे हुए हैं और तांजीरो 7 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा और वो गियू के साथ ट्रेनिंग करना चाहता है। गियू उसे साफ मना कर देता है। तांजीरो पूछता है कि क्यों, वो किस बात पर इतना गुस्सा है, जिस पर गियू बोलता है कि वो गुस्सा है कि तांजीरो ने अब तक वाटर ब्रीदिंग को मास्टर नहीं किया है। उसे तो अब तक अगला वाटर हाशिरा होना चाहिए था। तांजीरो कहता है कि उसने इस बारे में उरुकोडाकी से बात की थी और उन्होंने बताया था कि वाटर ब्रीदिंग काफी बेसिक स्टाइल है, तो वो चाहे तो अपनी ब्रीदिंग स्टाइल चेंज भी कर सकता है। गियू कहता है कि अभी कोई भी वाटर हाशिरा नहीं है, तो किसी न किसी को तो जल्दी वाटर हाशिरा बनना पड़ेगा। तांजीरो ये सुन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वाटर हाशिरा तो खुद गियू है, जिस पर गियू कहता है कि वो वाटर हाशिरा नहीं है। फिर वो तांजीरो को यहाँ से जाने को बोलकर खुद कमरे से बाहर चला जाता है। तांजीरो को कागाया की बात याद आती है कि उसे गियू के साथ शांति से बात करनी होगी। तांजीरो गियू के खाने के लिए ओनिगिरी बाहर ही रख देता है। शाम को गियू देखता है कि तांजीरो अब तक नहीं गया था। तांजीरो अब गियू के पीछे भूत की तरह पड़ जाता है। वो हर जगह उसका पीछा करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसे ट्रेन करेगा। तांजीरो गियू को चैन से सोने, खाने और नहाने भी नहीं दे रहा था। ऐसे ही करीब 4 दिन बीत जाते हैं और गियू को डर
लगने लगता है कि क्या ये ऐसे ही जिंदगी भर मेरा पीछा करता रहेगा। अब ग्यू तांजीरो को सच बताता है कि उसने फाइनल सिलेक्शन पास नहीं किया था। ग्यू के साथ साबितो नाम का एक लड़का हुआ करता था जिसकी फैमिली को भी डीमंस ने मार दिया था, बिल्कुल ग्यू की फैमिली की तरह। साबितो का नाम सुनकर तांजीरो चौंक जाता है। ग्यू आगे बताता है कि वो दोनों 13 साल के थे। वो उरुकोटाकी से यहाँ ट्रेनिंग के दौरान मिले थे और उनमें गहरी दोस्ती हो गई थी। साबितो एक नेक दिल लड़का था। इन दोनों ने साथ में फाइनल सिलेक्शन एग्जाम दिया था, लेकिन उस एग्जाम में सिर्फ एक ही इंसान मारा गया था, जो था साबितो। असल में साबितो ने अकेले ही माउंटेन के सारे डीमंस को मार दिया था। ग्यू तो पहले डीमन से लड़ते ही घायल हो गया था, तब भी साबितो ने ही ग्यू को बचाया था। फिर साबितो ग्यू को सेफ जगह छोड़कर एक दूसरे लड़के को बचाने चला गया। एग्जाम खत्म होने के बाद जब ग्यू को होश आया तो उसे पता चला कि जिंदा रहने की वजह से वो पास हो गया है, लेकिन साबितो को हैंड डीमन ने मार दिया था। ग्यू ने तो एक डीमन भी नहीं मारा था, तो वो खुद को पास कैसे मान सकता है। वो बाद में मास्टर कागाया से भी कहता है कि वो वाटर हशीरा बनने के लायक नहीं है, वो तो बाकी हशीरास के बराबर भी नहीं है, इसीलिए वो खुद को सबसे अलग मानता है। उसे नहीं लगता कि उसे डीमन स्लेयर कॉर्प्स में भी होना चाहिए। ग्यू आगे कहता है कि तांजीरो को किसी और हशीरा के पास ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए और वो निशान कभी ग्यू के ऊपर नहीं आएगा। उसकी जगह अगर साबितो होता तो जरूर उस निशान को हासिल कर लेता। इतना कहकर ग्यू यहाँ से जाने लगता है। तांजीरो को अब ग्यू के लिए बुरा लगता है कि वो जरूर ये सोचता होगा कि काश साबितो की जगह वो खुद मर जाता। ये फीलिंग तांजीरो को भी अच्छे से पता है। तांजीरो अब साबितो और माकोमो को याद करता है कि मरने के बाद भी उन्होंने तांजीरो की मदद की थी। साबितो अगर आज जिंदा होता तो बिल्कुल ग्यू की उम्र का होता, एक महान तलवारबाज बनता। वो कमाल का था, उसने अकेले ही फाइनल सिलेक्शन में सबको बचाया। तांजीरो ये बिल्कुल नहीं कर पाता क्योंकि वो खुद को ही बचाने में लगा हुआ था। तांजीरो फिर रेंगोकू को याद करता है, जो कि एक महान इंसान था, लेकिन इन लोगों को बचाने के चक्कर में वो खुद मारा गया। तांजीरो भी सोचता है कि काश रेंगोकू की जगह वो खुद मर गया होता, क्योंकि उसे लगता है कि रेंगोकू जरूर मुजान को हरा देता। और फिर भी उसे इनोसुके की बात याद आती है, जिसने कहा था कि रेंगोकू उन पर भरोसा करके मरा है, तो वो लोग अब रोते नहीं बैठ सकते। तांजीरो सोचता है कि उसे अब ग्यू से क्या कहना चाहिए। ग्यू खुद को हशीरा नहीं मानता, लेकिन उसने हशीरा बनने के लिए कड़ी मेहनत की होगी। तांजीरो अब ग्यू से कहता है कि क्या तुम साबितो के बलिदान का बदला ऐसे चुकाओगे। ये सुन ग्यू रुक जाता है और उसे एक बात याद आती है, जब साबितो ने उसे एक बार एक थप्पड़ मारा था और कहा था कि खबरदार, अगर कभी मारने की बात की तो हमारी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारी बहन ने खुद की जान देकर तुम्हें डीमन से बचाया था, तो तुम्हें उसका सम्मान करते हुए जिंदा रहना होगा। ग्यू अब सोचता है कि उसने ये बात भुला दी थी, क्योंकि वो साबितो और अपनी बहन की डेथ को याद नहीं करना चाहता था। वो जब भी उन्हें याद करता तो दुखी हो जाता था और कुछ नहीं कर पाता था। पर अब वो उन दोनों से माफी मांगता है और उसे तांजीरो की बात समझ आ गई थी। वही तांजीरो सोचता है कि उसने कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया। ग्यू तो बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था, उसने ग्यू के जले पर नमक तो नहीं छिड़क दिया। फिर तांजीरो के दिमाग की बत्ती जलती है और वो ग्यू के साथ ईटिंग कॉन्टेस्ट करने का सोचता है, और अगर वो जीत गया तो ग्यू को उसे ट्रेन करना होगा, और ईटिंग कॉन्टेस्ट में तो ग्यू को बात करने की भी जरूरत नहीं है। फिर ग्यू तांजीरो से कहने लगता है कि वो हाशिरा ट्रेनिंग के लिए तैयार है, लेकिन तांजीरो बीच में से यूज की बात काटकर उसे सोबा ईटिंग कॉन्टेस्ट के लिए चैलेंज करता है, जिसके लिए ग्यू मान जाता है और दोनों जाकर दबा के खाने लगते हैं। ग्यू फिर तांजीरो से शिनोबू के बारे में पूछता है, जिस पर तांजीरो कहता है कि शिनोबू की ट्रेनिंग के बारे में तो उसे भी कुछ नहीं पता। बटरफ्लाई मेंशन में हम शिनोबू को देखते हैं, जो कि गुस्से में अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और खुद को शांत करने की कोशिश करती है। तभी कानाओ यहाँ आती है और शिनोबू से कहती है कि वो सानेमी की ट्रेनिंग के लिए जा रही है, क्या उसके बाद शिनोबू से ट्रेनिंग दे सकती है। पर शिनोबू उससे कहती है कि वो हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रही है। फिर वो कानाओ को अपने पास बुलाती है, जो ये सुन उदास थी क्योंकि वो शिनोबू के साथ ट्रेनिंग करना चाहती थी। शिनोबू को ये देख खुशी हो रही थी कि कानाओ अब अपने मन की बात खुलकर बोल पा रही थी, और लगता है कि अब समय आ गया है कि वो कानाओ को उस डीमन के बारे में बताए जिसने शिनोबू की बड़ी बहन को मारा था, और ये भी कि उस डीमन को मारने का तरीका क्या है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम उजुई को देखते हैं, जो कि डीमन स्लेयर्स की स्टेमिना ट्रेनिंग करवा रहा था, जिसमें सबकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन ये बेसिक फिटनेस ट्रेनिंग थी। जब तक ये लोग इस ट्रेनिंग को पास नहीं कर लेते, अगले हाशिरा की ट्रेनिंग में नहीं जा सकते। वही उजुई काफी स्ट्रिक्ट था। वो इनसे कहता है कि अगर तुम यहीं पर फेल हो गए तो मित्सुरी और सानेमी की ट्रेनिंग तो झेल ही नहीं पाओगे। स्लेयर्स को ये ट्रेनिंग नर्क के समान लग रही थी। पूरी तरह से ठीक होने पर तांजीरो भी इस ट्रेनिंग के लिए यहाँ आ जाता है। उजुई भी उसे देख काफी खुश होता है और तांजीरो की तारीफ भी करता है कि उसने एक और अपर रैंक डीमन
डीमन को हरा दिया, उजुई अब तांजीरो को भी ट्रेनिंग पर लगा देता है, जिसमें तांजीरो को बहुत मजा आ रहा था। उजुई की तीनों पत्नियां सबके लिए खाना बना रही थी और वो भी तांजीरो को देखकर काफी खुश होती है। उजुई सभी स्लेयर्स से कहता है कि वो पेट भर के खाना खाएं, अच्छे से खाएंगे तो अच्छे से ट्रेनिंग कर सकेंगे, और जिसने भी खाना छोड़ा उसे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद 2 स्लेयर्स नाइट ड्यूटी पर पहरा देने जाते हैं। आजकल डीमंस दिखना काफी कम हो गए थे, शायद सभी डीमंस नेज़ुको की खोज में लगे हैं, ऐसा इन्हें लगता है, लेकिन असलियत तो सिर्फ डीमन ही जानते हैं। अचानक इनमें से एक स्लेयर कहीं गायब हो जाता है। ये देख दूसरा स्लेयर डर जाता है, पर वो स्लेयर इसके साथ मजाक कर रहा था। तभी इन दोनों को पास की गली में से कुछ आवाज आती है, पर ये उस पर ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ते रहते हैं। तभी हम गली के अंदर से एक डीमन की आंख निकलते हुए देखते हैं, जो कि इन दोनों स्लेयर्स का पीछा करने लगती है। इस आंख पर नंबर 4 लिखा हुआ था। अगले दिन तांजीरो फिर से ट्रेनिंग में सबको पीछे छोड़ रहा था, जो देख बाकी स्लेयर्स हैरान थे। तांजीरो इन्हें कहानी सुनाता है कि कैसे उसने एक अपर रैंक को मारा था, लेकिन उसकी बर्बर किसी को भी समझ नहीं आती। उजुई अब सभी को एक बड़ा सा पहाड़ चढ़कर वापस उतरने को कहता है। यही आज की आखिरी ट्रेनिंग होगी, जो भी लेट आएगा उसे डिनर नहीं मिलेगा। उसके तीनों वाइफ्स तांजीरो के पास आकर उससे कहती है कि उजुई बाहर से दिखने में जितने सख्त है, अंदर से उतने ही मुलायम है। जब तक सारे स्लेयर्स नहीं लौट आते वो खुद भी डिनर नहीं करते हैं। एक दिन वो खुद पूरा पहाड़ चढ़ गए थे एक बचे हुए स्लेयर को लाने के लिए। उजुई आकर कहता है कि मास्टर ने उस पर भरोसा किया है, तो वो ऐसे ही इन स्लेयर्स को मारने थोड़ी देगा। तांजीरो भी अब पहाड़ चढ़ने लगता है और मन में सोचता है कि सभी हाशिराज अंदर से कितने साफ दिल होते हैं। हम तांजीरो और गियू का ईटिंग कॉन्टेस्ट देखते हैं, जिसमें दोनों ने ढेर सारी प्लेट्स साफ कर दी थी। तांजीरो ने शर्त रखी थी कि अगर वो जीता तो गियू को हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा लेना पड़ेगा। गियू भी अब हाशिरा ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहता था, तो वो जानबूझकर कम खाना खाता है और तांजीरो को ये कॉन्टेस्ट जिता देता है। शाम को सानेमी और ओबनाई आपस में बात करते हैं कि वो लोग इन स्लेयर्स को ट्रेन तो कर रहे हैं, लेकिन अपर रैंक से लड़ाई में ये लोग किसी काम नहीं आने वाले। पर मास्टर की यही इच्छा थी तो हम उसे पूरा करेंगे। दोनों को वो इन्फिनिटी कैसा वाली बात परेशान कर रही थी कि वो जगह आखिर थी क्या, और इतने सारे डीमंस अचानक कहाँ गायब हो गए थे। अगर वो डीमंस के छुपने की जगह है तो इन्हें उसके बारे में पता कैसे नहीं है। सानेमी बताता है कि वो उसी जंगल में कई बार गया है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। ओबनाई कहता है कि ठीक उसी टाइम से बाकी सब डीमंस भी दिखना बंद हो गए हैं। जाहिर है कि उन सब का टारगेट नेज़ुको है और जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। सानेमी कहता है कि चाहे उसके सामने कुछ भी आ जाए वो अकेला ही सबको खत्म कर देगा। ओबनाई कहता है कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए ये एक अशुभ घड़ी है। हाशिरा ट्रेनिंग की वजह से उसका ध्यान भटकता रहता है, लेकिन अंदर से वो आने वाले खतरे के बारे में ही सोचता है। ये और कुछ नहीं बल्कि तूफान के आने से पहले वाली शांति है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से लड़ने की बात करते हैं ताकि इनकी भी ट्रेनिंग हो जाए। इधर तांजीरो उजुई की वाइफ्स के साथ किचन में घुसा हुआ था। ये तीनों तांजीरो का शुक्रिया भी करती है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में उनकी रक्षा करने के लिए। पर तांजीरो कहता है कि वो अकेला थोड़ी था। हिनात्सुरु कहती है कि तांजीरो, नेज़ुको, इनोसुके, जेनित्सु और उजुई, अगर इनमें से कोई एक भी कम होता तो शायद ये लोग अगली सुबह का सूरज नहीं देख पाते। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। उसे यकीन है कि उजुई अब भी लड़ना चाहता है। वो अक्सर ही नींद में बोलने लगते हैं और रिटायर होने के लिए खुद को दोषी ठहराते हैं। आखिर में ये तांजीरो से कहती है कि तुम मुजान की बुत्सुजी को जरूर हरा देना है। उजुई अब स्लेयर्स से कहता है कि वो सभी आज स्पेशल ट्रेनिंग करेंगे, जिससे इन्हें असली लड़ाई का अनुभव होगा। इसके बाद वो सभी को पहाड़ी पर ले जाता है। अब तक अंधेरा हो गया था क्योंकि डीमंस सिर्फ रात में आते हैं, तो इन्हें अंधेरे में लड़ना सीखना होगा। उजुई अब इनके लिए डीमन है, सबको उससे बचने की कोशिश करना है और तांजीरो का काम होगा सभी को प्रोटेक्ट करते हुए उजुई को हराना। उजुई अब चुपके से इन पर अटैक करने लगता है और किसी को वो दिख भी नहीं रहा था। उजुई आखिर एक निंजा था, पर तांजीरो भी उसे सेंस नहीं कर पा रहा था। उजुई अब खुद इनके सामने आता है। एक स्लेयर डरते हुए कहता है कि ये नामुमकिन है, वो एक हाशिरा को नहीं हरा सकते। उजुई उस स्लेयर को मारते हुए उससे कहता है कि क्या तुम डीमन से भी यही कहोगे। तांजीरो अब सभी स्लेयर्स को इकट्ठा होने को बोलता है और खुद उजुई से लड़ने लगता है। सिर्फ एक हाथ होने के बाद भी उजुई काफी ताकतवर था। दोनों में लड़ाई होने लगती है और उजुई ये देख काफी खुश होता है कि तांजीरो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। अब ये देख बाकी स्लेयर्स को भी जोश आता है और वो भी उजुई पर हमला कर देते हैं। अब ये सब लोग मिलकर उजुई से लड़ रहे थे। ट्रेनिंग के बाद उजुई सभी को डांट लगाता है कि तुम लोग एक रिटायर हाशिरा से भी नहीं जीत पाए। सभी स्लेयर्स कहते हैं कि उन्हें यकीन है कि तांजीरो और हाशिराज मिल चुका
है अपर रैंक्स और मुजान को मार देंगे और उनके इस काम में वो सब भी जितना हो सके अपना योगदान जरूर देंगे और उसके लिए वो कड़ी मेहनत करके स्ट्रॉन्ग बनेंगे। ये सुन हुजुई काफी खुश होता है। करीब 10 दिन बाद तांजीरो इस स्टेमिना ट्रेनिंग को पास कर लेता है। हुजुई उससे कहता है कि अब तुम अगली ट्रेनिंग पर जा सकते हो। हमने अपर रैंक को तो हरा दिया, लेकिन ये सब तभी खत्म होगा जब हम मुजान के बुत्सुजी को मार देंगे। और ये काम हुजुई तांजीरो के भरोसे छोड़ता है। तांजीरो कहता है कि वो मुजान को जरूर हरा देगा। मतलब हुजुई को अपने बाकी हाशिरा साथियों पर भरोसा ही नहीं, पर ये कल का ये लोंडा जरूर मुजान को मार देगा। दोस्तों, यही होता है जब मन से सीन्स लिखे जाते हैं। खैर, तांजीरो अब इन सबको गुड बाय और थैंक यू बोलकर यहाँ से चला जाता है। अपने काजुएइक्रो का पीछा करते हुए तांजीरो मुइचिरो के मेंशन में पहुँचता है और देखता है कि मुइचिरो तो और भी ज्यादा सख्ती से ही गेट खोलता है तो देखता है कि मुइचिरो तो उजुई से भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करवा रहा था। सारे स्लेयर्स जमीन पर पड़े हुए थे। एक स्लेयर मुइचिरो से बुरी तरह हार जाता है और मुइचिरो से कहता है कि अगर ये असली की लड़ाई होती तो तुम अब तक 3 बार मर गए होते। मुइचिरो अब सभी को खड़े होने को बोलता है और फिर से एक वार में ही सबको हरा देता है। वो कहता है कि चाहे तुम्हारे साथ वाला कोई मर भी जाए, तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि अगर तुम रुके तो तुम भी मारे जाओगे। तभी मुइचिरो की नजर तांजीरो पर जाती है और वो उसे देखते ही काफी खुश हो जाता है और बोलता है कि वो तांजीरो का ही इंतजार कर रहा था। इसके बाद लंच ब्रेक हो जाता है जिसमें मुइचिरो की कासुगाइक्रो स्लेयर्स को कोसने लगती है। वो पहले की तरह ही बदतमीज थी और स्लेयर्स उससे काफी परेशान थे। मुइचिरो फिर तांजीरो को लेकर एक वर्कशॉप में जाता है जिसके अंदर हम कानामोरी को देखते हैं, जो कि मुइचिरो का स्वॉर्ड स्मिथ है। कानामोरी तांजीरो को सही सलामत देख काफी खुश होता है। कानामोरी को यहाँ पर मुइचिरो ने ही बुलाया था। मुइचिरो फिर यहाँ रखी एक तलवार को उठाकर तांजीरो को देता है और सीधा पकड़ने को बोलता है। इसके बाद मुइचिरो एक पेपर एयरप्लेन बनाकर उस तलवार की तरफ उड़ाता है। तलवार को छूते ही उस पेपर के 2 टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि ये तलवार बहुत ही ज्यादा शार्प थी। मुइचिरो कहता है कि उसने इसलिए कानामोरी को यहाँ पर बुलवा लिया है ताकि वो हमेशा मुइचिरो की तलवारों में धार करता रहे। आने वाले बैटल के लिए मुइचिरो को अपनी तलवारें बेस्ट कंडीशन में चाहिए होंगी। उसने ये बात मास्टर को बताई थी तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारी जैसी मर्जी हो वैसा करो, वो हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। काश वो अपनी सेहत का भी उतना ही ध्यान रखें और जल्दी ठीक हो जाए। इसके बाद मुइचिरो फिर से स्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग करने लगता है जिसमें उनकी हालत खराब हो रही थी। मुइचिरो उन्हें सोच समझ कर अटैक करने को कहता है क्योंकि असली लड़ाई में बार बार मौके नहीं मिलते। अगर वो 9 बार जीत कर एक बार भी हार गए तो वो उनकी जिंदगी गवा देंगे, तो उन्हें अपने हर एक मूव को तराशना होगा। मुइचिरो आज की ट्रेनिंग यही खत्म कर देता है। एक स्लेयर तांजीरो से कहता है कि वो मुइचिरो को समझाता क्यों नहीं कि हमारे साथ थोड़ा नरमी से पेश आए, जिस पर तांजीरो कहता है कि मुइचिरो तो उनसे भी ज्यादा मेहनत कर रहा है क्योंकि वो अकेले ही इतने सारे स्लेयर्स को ट्रेनिंग देता है। स्लेयर्स उसके बाद समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मुइचिरो के बोलने का तरीका थोड़ा कड़वा लगता है, जिस पर तांजीरो कहता है कि शुक्र मनाओ कि पहले के मुकाबले तो मुइचिरो काफी मीठा बोलने लगा है। इसके बाद तांजीरो देखता है कि मुइचिरो कहीं बाहर जा रहा था। स्लेयर्स उसे बताते हैं कि मुइचिरो हर रोज रात को कहीं पर जाता है। इधर रात के समय टाउन में हम फिर से उसी डीमन की आँख को देखते हैं, लेकिन ये अब एक नहीं बल्कि 2 थी। फिर सीन जब गली के अंदर जाता है तो हम देख पाते हैं कि ये आँखें 1-2 नहीं बल्कि हजारों लाखों की तादाद में थी। ये सभी नाकीमे नाम के डीमन के पास से निकल रही थी, जो कि इन्फिनिटी कैसल को कंट्रोल करती है। क्योंकि अब हानटेंगु मर चुका है तो नाकीमे अपर रैंक 4 की डीमन बन गई है। नाकीमे अपनी आंखों के जरिए मुइचिरो पर नजर रखे हुए थी। दूसरी तरफ हम सानेमी और ओबानाई को देखते हैं जो कि आपस में लड़कर अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। सानेमी विंड ब्रीदिंग का 4th फॉर्म यूज करता है और ओबानाई 5th फॉर्म, पर ये दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। तभी मुइचिरो भी यहाँ आ जाता है और कहता है कि वो भी इनकी ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहता है। सानेमी कहता है कि तुम रोज रात को यहाँ पर आते हो, तुम्हारी दिन वाली ट्रेनिंग ठीक से नहीं हो रही क्या? मुइचिरो कहता है कि दिन वाली ट्रेनिंग बाकी मेंबर्स के लिए काफी होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। सानेमी कहता है कि सही कहा, हमारे लिए तो यही असली हाशिरा ट्रेनिंग है। ओबानाई बोलता है कि ठीक है, तुम्हारे आने की खुशी में सानेमी और मैं साथ मिलकर तुमसे लड़ेंगे।
करेंगे। मुइचिरो तैयार हो जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि एक के खिलाफ दो बड़ी नाइंसाफी है। मुइचिरो फिर दोनों पर अटैक कर देता है और वो इतना तेज होता है कि शुरू में तो ओबानाई और सानेमी उसके अटैक्स देख ही नहीं पाते और इस फाइट का एनिमेशन भी बिल्कुल टॉप क्वालिटी का होता है। मुइचिरो की कासुगाई ऊपर बैठकर चिल्लाती है कि इन दोनों को धूल चटा दो, तुम ही सबसे बेस्ट हो। काफी देर लड़ने के बाद तीनों एक जगह बैठ जाते हैं। सानेमी कहता है कि आज की ट्रेनिंग तो काफी हार्ड थी, दिन में मेंबर्स के साथ ट्रेनिंग और रात में तुम लोगों के साथ असली फाइट करके मजा आ जाता है। ओबानाई मुइचिरो से पूछता है कि उसकी आज की ट्रेनिंग कैसी थी, जिस पर मुइचिरो बताता है कि आज तानजीरो उसके पास आया है, उसके ज्यादातर घाव भर चुके हैं। जब तक वो ओबानाई के यहाँ पहुँचेगा तब तक वो पूरी तरह से रिकवर हो चुका होगा। ओबानाई कहता है कि अच्छा है, फिर तो मैं उसे पूरी ताकत से ट्रेन कर पाऊंगा। सानेमी बोलता है कि भले ही वो अब थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया हो, लेकिन मैं उसे दिखाऊंगा कि एक हाशिरा के सामने वो कुछ नहीं है। ये सुन मुइचिरो तानजीरो के लिए प्रे करता है। अगले दिन मुइचिरो प्रिंसेस लेयर्स को हरा देता है और कहता है कि लकड़ी की तलवार से शायद तुम्हें डर नहीं लग रहा, चलो अब से असली तलवार यूज करते हैं। मुइचिरो अब स्लेयर्स को असली तलवार पकड़ा देता है और उससे लड़ने को बोलता है, लेकिन सामने वाला स्लेयर असली तलवार देखकर बुरी तरह से डर जाता है। वो जोर जोर से हांफने लगता है और उसका शरीर भी कांप रहा था। आखिर में वो माफी मांगकर नीचे बैठ जाता है और अटैक ही नहीं करता। स्लेयर मुइचिरो से कहता है कि वो उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। उन्हें पता है कि मुइचिरो रोज रात को कहीं जाता है और वापस आता है तो उसके शरीर पर काफी सारी चोटें होती हैं, जिन्हें वो सुबह सुबह पानी से साफ करता है। मुइचिरो कहता है कि तुम सब भी अपने हिसाब से अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन उससे जीत हासिल नहीं होगी। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग डीमंस के हाथों मारे जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम सब लंबी जिंदगी जियो। कुछ दिनों बाद तानजीरो की मुइचिरो से फाइट होती है। मुइचिरो उसे काफी कुछ सिखाता है और ये देख उसे काफी खुशी होती है कि तानजीरो पहले से काफी बेहतर और तेज हो गया था। मुइचिरो अब तानजीरो से कहता है कि तुमने सब सीख लिया है, तुम अगले हाशिरा की ट्रेनिंग पर जा सकते हो। ये सुन तानजीरो कहता है कि सच में अभी तो सिर्फ 5 दिन ही हुए हैं। मुइचिरो कहता है कि तुम वो सब कर रहे हो जो मैंने तुम्हें सिखाया है। ये सुन बाकी स्लेयर्स बोलते हैं कि हमें तो यहाँ पर 2 हफ्ते हो गए हैं, क्या हम भी अगले हाशिरा के पास जा सकते हैं? अब मुइचिरो प्रिंसेस साला सा मुंह बनाकर कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम अभी तक ठीक से ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो। तानजीरो को अब एक आइडिया आता है और वो मुइचिरो को पेपर प्लेन फ्लाइंग कंपटीशन के लिए चैलेंज करता है। उसे कानामोरी से पता चला था कि मुइचिरो को पेपर प्लेन बनाना बहुत पसंद है। तानजीरो कहता है कि अगर वो जीता तो मुइचिरो को बाकी स्लेयर्स के साथ थोड़ा नरमी से पेश आना होगा। मुइचिरो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो जानता था कि उसे कोई नहीं हरा सकता। अब तानजीरो और मुइचिरो दोनों प्लेन उड़ाने बाहर जाते हैं। ये लोग 10 बार ट्राई करेंगे और उसमें एक बार भी तानजीरो का प्लेन मुइचिरो के प्लेन से आगे निकल जाता है तो तानजीरो गेम जीत जाएगा। मुइचिरो को यकीन था कि तानजीरो एक भी बार नहीं जीतेगा। इसके बाद ये दोनों प्लेन को उड़ाते हैं और पहला राउंड मुइचिरो जीत जाता है। इस तरह ये करीब 10 बार प्लेन उड़ाते हैं और हर बार मुइचिरो का ही प्लेन आगे निकलता है और तानजीरो इस चैलेंज को हार जाता है। तानजीरो को बहुत बुरा लगता है और बाकी स्लेयर्स भी मुइचिरो को चैलेंज करने लगता है क्योंकि वो भी प्लेन उड़ाने में माहिर है। इसके बाद सभी अपना पेपर प्लेन बनाने लगते हैं और वो ट्रेनिंग का सारा स्ट्रेस भूल जाते हैं। सभी काफी खुश थे। तानजीरो अपना एक नया प्लेन बनाता है, लेकिन उसे मुइचिरो की कासुगाई फाड़ देती है और उससे तानजीरो का कासुगाई लड़ने लगता है। इसके बाद ये सभी लोग अपने प्लेन्स को एक साथ हवा में उड़ाते हैं। उन्हें उड़ता देख मुइचिरो और बाकी सबको बहुत खुशी होती है। शाम को तानजीरो बात करता है कि मुजान जरूर नेजुको के पीछे पड़ा होगा, इसीलिए उन्हें अब डीमंस देखने नहीं मिलते। मुइचिरो कहता है कि अच्छा है, इससे हम ट्रेनिंग पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तानजीरो कहता है कि वो नेजुको को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन उसे भी ट्रेनिंग पर साथ लाना बहुत खतरे वाला काम होता। मुइचिरो कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मुजान नेजुको को पकड़ने के लिए डीमंस को इकट्ठा कर रहा हो ताकि वो खुद उन डीमंस के बीच छुप सके। तानजीरो कहता है कि वो और ज्यादा मेहनत करके स्ट्रॉन्ग बनेगा और फिर नेजुको के पास जाएगा। तानजीरो को हमेशा पॉजिटिव रहना मुइचिरो को अच्छा लगता है। तानजीरो कहता है कि उसे नेजुको की चिंता नहीं है क्योंकि उसकी देखभाल एक भरोसेमंद इंसान कर रहा है। हम देखते हैं कि तानजीरो के मास्टर उरुकोडाकी नेजुको की सुरक्षा में बैठे हुए थे। मुइचिरो आखिर में तानजीरो से कहता है कि हम सबको मिलकर मुजान को हराना ही पड़ेगा। इसके बाद तानजीरो लव हाशिरा मित्सुरी के मेंशन में आ जाता है, जो कि उसे देख बहुत ज्यादा खुश होती है। तानजीरो देख
देखता है कि यहाँ ढेर सारी मधुमक्खी उड़ रही थी। मित्सुरी बताती है कि वो यहाँ ढेर सारी मधुमक्खियाँ पालती है क्योंकि उसे उनका शहद बहुत अच्छा लगता है। वो उसे ब्रेड पर लगाकर भी खाती है और बटर भी उसे पसंद है। मित्सुरी कहती है कि वो तांजीरो के लिए ब्लैक टी बनाएगी और पैनकेक्स भी। तांजीरो मन में सोचता है कि पैनकेक, बटर, मुझे तो ब्लैक टी क्या होता है ये भी ठीक से नहीं पता। मित्सुरी तांजीरो का हाथ पकड़कर उसे मेंशन में कि उसे देख बहुत खुश होती है और तांजीरो के लिए वो अपने हाथों से पैनकेक बनाती है। तांजीरो ने पहले कभी केक नहीं खाया था तो वो उसे अपने हाथों से खिलाती है और तांजीरो को पैनकेक बहुत अच्छा लगता है। मित्सुरी फिर तांजीरो को उसकी ट्रेनिंग वाली ड्रेस देती है। मित्सुरी ने सभी स्लेयर्स को लड़कियों जैसी ड्रेस पहनाई हुई थी और फिर वो सभी को म्यूजिक की बीट पर नाचने को कहती है क्योंकि नाचने से उनके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। इसके बाद वो सभी से स्क्रैचिंग भी करवाती है। वो डेमो देने के लिए एक स्लेयर की टांगे पूरी तरह से खोल देती है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। अब ये देख पहली बार तांजीरो को भी ट्रेनिंग से डर लगने लगता है। मित्सुरी फिर तांजीरो को भी अपने पास बुलाकर उसकी टांगे फैला देती है। मित्सुरी की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद तांजीरो ओबानाई के मेंशन में जाता है। तांजीरो यहाँ आकर भी बहुत एक्साइटेड था लेकिन ओबानाई उसे चुप करा देता है और बोलता है कि मित्सुरी ने तुम्हारे बारे में बताया था, लगता है उसकी ट्रेनिंग में तुमने कुछ ज्यादा ही एंजॉय किया है। हम देखते हैं कि मित्सुरी ओबानाई को लेटर्स लिखती रहती है जिसमें वो ओबानाई को बताती है कि आज ट्रेनिंग के बाद उसने तांजीरो के साथ चाय पी और तांजीरो जब भी कुछ मीठा खाता या पीता है तो बहुत क्यूट लगता है। ये पढ़कर ओबानाई को बहुत ज्यादा जलन होती है और इसीलिए वो तांजीरो पर थोड़ा गुस्सा है। वही तांजीरो को कुछ समझ नहीं आता कि ओबानाई उससे नफरत क्यों करता है। ओबानाई फिर तांजीरो को ट्रेनिंग रूम में ले जाता है। तांजीरो देखता है कि ओबानाई ने यहाँ ढेर सारे स्लेयर्स को बांधा हुआ था। वो तांजीरो से कहता है कि उसे इन लोगों को चोट पहुंचाए बिना तलवारबाजी करनी होगी। तांजीरो सोचता है कि ये रूम तो मौत का चैम्बर है। वो ओबानाई से पूछता है कि क्या इन बंधे हुए लोगों ने कुछ क्राइम किया है, जिस पर ओबानाई कहता है कि हाँ, इनका क्राइम है कमजोर होना, जल्दी नहीं सीखना, मेरा समय बर्बाद करना और मुझे परेशान करना। इसके बाद ओबानाई तांजीरो को दिखाता है कि उसे स्लेयर्स के बीच में बने टारगेट्स पर वार करना है। ओबानाई का निशाना इतनी स्पीड में भी बहुत पक्का था। इसके बाद तांजीरो की बारी थी। उसके पास लकड़ी की तलवार थी लेकिन चोट तो उससे भी बहुत लगेगी। सभी स्लेयर्स डरे हुए थे और प्रे कर रहे थे कि तांजीरो कहीं उन पर ही न मार दे। तांजीरो अब धीरे धीरे टारगेट्स को हिट करने लगता है। जो देख ओबानाई गुस्सा हो जाता है कि वो यहाँ ट्रेनिंग करने आया है कि मजाक। फिर ओबानाई तांजीरो से कहता है कि चलो मुझ पर अटैक करो, स्लेयर्स को ना लग जाए। इस डर से तांजीरो काफी झिझक रहा था और ओबानाई उसे हरा देता है। ओबानाई तांजीरो को फिर से अटैक करने को बोलता है। इस तरह तांजीरो की ट्रेनिंग चलती रहती है। तांजीरो काफी स्लो था। वहीं ओबानाई की तलवार छोटी जगहों से भी आराम से निकल रही थी, जैसे उसकी तलवार मुड़ रही हो, बिल्कुल एक सांप की तरह। और तांजीरो जब भी स्लेयर्स के बीच में कहता है कि झिझकना बंद करो कचरे के डिब्बे, तांजीरो के हाथ पहली बार इस तरह कांप रहे थे। लेकिन उसे ट्रेनिंग तो करनी ही होगी। वो हिम्मत करके तलवार उठाता है तो वो पीछे वाले की छाती में मार देता है और उससे माफी मांगता है। शाम हो जाती है और सभी स्लेयर्स को छोड़ दिया गया था लेकिन तांजीरो अब भी उन टारगेट्स को हिट करते हुए ट्रेनिंग कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी और को परेशानी हो। अब तांजीरो को देखकर बाकी स्लेयर्स में भी जोश आ जाता है और वो लोग भी ट्रेनिंग करने लगते हैं। इसके बाद ये सभी गर्म पानी में डुबकी मारने जाते हैं और शरीर पर लगी चोटों की वजह से उनका पूरा शरीर दर्द करने लगता है। अगले दिन तांजीरो फिर से ओबानाई के साथ फाइट करता है लेकिन वो अब भी काफी स्लो था। तीसरे दिन भी उसे बहुत मार पड़ती है। चौथे दिन तांजीरो सिर्फ ओबानाई पर फोकस करने की सोचता है क्योंकि असली लड़ाई में अगर उसकी तलवार किसी पेड़ या पत्थर के बीच में फंस गई तो समझो खेल खत्म। इसीलिए ये ट्रेनिंग जरूरी है। अब तांजीरो सोचने लगता है कि वो लोग एक जंगल में है और सिर्फ ओबानाई पर फोकस करते हुए वो फाइट करता है। उसका निशान अब पहले से बेहतर हो गया था। आखिर में तांजीरो का एक अटैक ओबानाई को जा लगता है। जाओ कचरे के डिब्बे और खबरदार अगर मित्सुरी से ज्यादा दोस्ती करने की कोशिश की तो। वहीं तांजीरो को समझ नहीं आता कि ये मुझ पे इतना गुस्सा क्यों है। तांजीरो अब सानेमी के मेंशन की तरफ जाने लगता है लेकिन रास्ते में अचानक ही जेनित्सु उसके सामने आ जाता है जिसे देख तांजीरो डर जाता है। जेनित्सु रोते हुए तांजीरो से कहता है कि मेरी मदद करो तांजीरो, यहाँ से भागने में मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं छिपकली की तरह दीवारों पर रेंगते हुए यहाँ तक आया हूँ।
असल में जेनित्सु सानेमी की ट्रेनिंग से भागने की कोशिश कर रहा था। तांजीरो ने ट्रेनिंग लेट शुरू की थी, इसलिए इनोसुके और जेनित्सु ट्रेनिंग में उससे आगे है। खैर, तभी सानेमी यहाँ आकर उसे पकड़ने की नस फूल जाती है। इसके बाद सानेमी की ट्रेनिंग शुरू होती है, जिसमें सभी स्लेयर्स को सानेमी के साथ फाइट करना होता है और वो उनकी अच्छे से धुलाई करता है। तांजीरो समझ जाता है कि जेनित्सु इतना डरा हुआ क्यों था। सानेमी बहुत ही बेरहम था और वो तब तक नहीं रुकता था जब तक सामने वाला खून की उल्टी न कर दे या बेहोश न हो जाए। तांजीरो सोचता है कि इससे अच्छा तो वो बनाई था, वो कम से कम इन्हें ब्रेक तो दिया करता था। जेनित्सु को होश आता है तो वो तांजीरो को इतने गुस्से से देखता है जैसे उसने जेनित्सु की बीवी भगा ली हो। सानेमी तांजीरो के साथ ज्यादा सख्त था, वो तांजीरो को पीटने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। वो पहले दिन में ही तांजीरो का पूरा चेहरा खराब कर देता है। ट्रेनिंग के बाद तांजीरो अपने कमरे की तरफ जाने लगता है, तभी उसे गेन्या की आवाज आती है। तांजीरो देखता है कि गेन्या अपने बड़े भाई सानेमी से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर सानेमी बहुत गुस्से में उससे कहता है कि मुझे परेशान करना बंद करो, मेरा कोई भाई नहीं है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। गेन्या डर के अपना सिर झुका लेता है। तांजीरो सोचता है कि हम भाई बहनों में तो ऐसी लड़ाई नहीं होती थी। सानेमी गेन्या की इंसल्ट करते हुए कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तुम्हें डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ देना चाहिए। जिसे कोई ब्रीदिंग टेक्निक भी नहीं आती हो, उसे खुद को तलवारबाज कहने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर सानेमी यहाँ से जाने लगता है। गेन्या कहता है कि उसे बहुत समय से सानेमी से माफी मांगनी है, पर सानेमी कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। गेन्या आगे कहता है कि वो बड़ी मेहनत कर यहाँ तक पहुँचा है, बल्कि उसने एक डीमन को भी खाया था। अब ये सुन सानेमी रुक जाता है और गुस्से में आग बबूला होते हुए पूछता है कि क्या कहा तुमने एक डीमन खाया है? सानेमी फिर अचानक ही गेन्या के सामने से गायब होकर उसके पास आता है और अपनी उंगली से उसकी आंखें फोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तांजीरो पीछे से आकर गेन्या को बचा लेता है। वो दोनों दीवार तोड़कर बाहर चले जाते हैं। जेनित्सु को लगता है कि अरे वो बेरहम टीचर सानेमी आ गया, चलो मरे हुए होने का नाटक करते हैं। पर जेनित्सु देखता है कि ये तो तांजीरो है। फिर उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है और सानेमी बाहर आता है, जिसे देख जेनित्सु डर के मारे चिल्लाने लगता है। तांजीरो सानेमी से पूछता है कि क्या वो गेन्या को मारना चाहता है, जिस पर सानेमी मना करता है, क्योंकि गेन्या को मारना स्लेयर कॉर्प्स के नियमों के खिलाफ होगा। इसीलिए वो गेन्या को इतना घायल कर देगा कि वो कभी रिकवर ही ना हो पाए। अगर गेन्या अभी डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ के चला जाए तो सानेमी उसे माफ कर देगा। तांजीरो अब सानेमी की बातों से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि गेन्या की जो मर्जी होगी वो करेगा, और तुमने कहा था ना कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है, तो गेन्या पर हुक्म भी मत चलाओ, भले ही उसमें कोई टैलेंट हो या ना हो। उसने डीमन से लड़ने में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। गेन्या के बिना हम अपर रैंक 4 को भी हरा नहीं पाते। अगर तुम उसके भाई नहीं हो तो उसके मामले में टांग भी मत अड़ाओ। सानेमी कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं पहले तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। सानेमी अब पलक झपकते ही तांजीरो के पास आता है और उसके पेट में जोरदार मुक्का मारता है। पर सानेमी ये तांजीरो को इस बात का दुख था कि उसने सानेमी और गेन्या के रिश्ते को शायद और ज्यादा बिगाड़ दिया है। इसके बाद तांजीरो और जेनित्सु स्टोन हाशिरा ग्योमी की ट्रेनिंग के लिए जाने लगते हैं। तांजीरो जेनित्सु की ट्रेनिंग खराब करने के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन जेनित्सु इस बात से खुश था कि तांजीरो सानेमी के खिलाफ खड़ा हुआ और उसे अच्छी टक्कर भी दी। फिर जेनित्सु चिल्लाते हुए कहता है कि ये स्टोन हाशिरा का घर माउंटेन्स में इतना ऊपर क्यों है। तभी इन्हें पास में एक झरने की आवाज आती है। वो देखते हैं कि झरने के नीचे इनोसुके और बाकी ट्रेनीज खड़े हुए थे और एक मंत्र पाते हुए मेडिटेशन कर रहे थे। पीछे से इन्हें ग्योमी की आवाज आती है, जो कहता है कि अगर तुम अपना दिल और दिमाग साफ कर लो तो आग भी ठंडी लगती है। ग्योमी ने अपने कंधे पर बड़े बड़े पेड़ के तने रखे हुए थे और उसके चारों तरफ आग लगी हुई थी, जो देख तांजीरो और जेनित्सु के तोते उड़ जाते हैं। ग्योमी इन दोनों का अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में स्वागत करता है और ये के अब तक हमने देखा है कि तांजीरो और जेनित्सु स्टोन हाशिरा ग्योमी के पास आते हैं, जहाँ इनोसुके ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहा था। ग्योमी इन दोनों से कहता है कि शरीर में लेग्स और हिप्स सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जो कि शरीर का बैलेंस बनाते हैं, जिससे हम काफी मजबूत अटैक और डिफेंस कर सकते हैं। ग्योमी के यहाँ 3 तरह की ट्रेनिंग होती है। सबसे पहली ट्रेनिंग में इन्हें वाटरफॉल के नीचे खड़े होकर उसका प्रेशर झेलना होगा। दूसरी ट्रेनिंग में इन्हें लकड़ी के 3 बड़े बड़े लॉग्स को उठाकर चलना पड़ेगा और तीसरी ट्रेनिंग में इन्हें एक बड़े से बोल्डर को धकेलना है। ग्योमी की ट्रेनिंग में इन्हें सिर्फ ये 3 सिंपल टास्क करने हैं। वो आग वाली ट्रेनिंग इनके साथ नहीं करेगा क्योंकि उसमें खतरा है। ये 3 टास्क सुन के ही जेनित्सु बेहोश हो जाता है, तो ग्योमी तांजीरो से कहता है कि उसे नदी में डाल दो। तांजीरो ऐसा ही करता है और जेनित्सु तुरंत चिल्लाते हुए जाग जाता है। असल में विंटर का मौसम था, इसलिए नदी का पानी भी बहुत ज्यादा ठंडा था। जेनित्सु तुरंत नदी से बाहर निकल जाता
जाता है, लेकिन पानी से बाहर आने पर भी उसे जोर की ठंड लग रही थी। जेनित्सु को लगता है कि इतनी ठंड से तो वो मारा जाएगा। तभी जेनित्सु देखता है कि उसके पीछे बाकी स्लेयर्स पत्थरों पर लेटे हुए थे। इनमें मुराता भी था, जिसे हमने सीजन 1 में देखा था। मुराता जेनित्सु से कहता है कि पत्थरों पे लेट जाओ, वो गर्म है। ये सुनते ही जेनित्सु बिजली की तेजी से एक पत्थर पे जाके लेट जाता है। पत्थर पर लेटने से जेनित्सु को बहुत अच्छा लगता है, जैसे वो अपनी माँ की गोद में लेटा हो, और उसके आंसू निकल जाते हैं। तांजीरो वाटरफॉल की तरफ जाने लगता है और उसे भी पानी काफी ठंडा लग रहा था। तांजीरो देखता है कि इनोसुके अब भी झरने के नीचे खड़ा था। उसे देख तांजीरो को थोड़ा मोटिवेशन आता है। फिर वो नोटिस करता है कि इनोसुके ने मंत्र का जाप करना बंद कर दिया है। तांजीरो को लगता है कि इनोसुके खड़े खड़े ही मर गया। वो तुरंत उसे नदी से बाहर लाता है और सीपीआर देके उसे होश में लाने की कोशिश करता है। इनोसुके होश में आकर तांजीरो का नाम मांजीरो बुलाता है। इसके बाद तांजीरो झरने के नीचे खड़ा होने जाता है, जो कि बहुत मुश्किल था। मुराता तांजीरो से कहता है कि वो निम्बुत्सु मंत्र का जाप करता रहे, इससे उसे फोकस करने में आसानी होगी और लोगों को पता चलता रहेगा कि वो होश में है। तांजीरो अब ऐसा ही करता है और बार बार मंत्र पढ़ने लगता है। कुछ देर में तांजीरो भी गर्म पत्थर पर जाके लेट जाता है और कहता है कि झरने का पानी उसे सुई की तरह चुभ रहा है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से पानी भी उसे बहुत भारी लग रहा था, जैसे उसकी गर्दन ही टूट जाएगी। मुराता कहता है कि तुम और वो सुअर के सिर वाला बहुत कमाल के हो, क्योंकि मुराता ने झरने के नीचे जाने में ही एक पूरा दिन लगा दिया था और अब भी वो आधे घंटे से ज्यादा खड़ा नहीं रह पाता। लेकिन वो ये ट्रेनिंग 10 दिन से कर रहा है, इसलिए अब वो लकड़ी उठाने वाला टास्क करेगा। इसके बाद तांजीरो सभी के लिए मछली पकाता है। मछली खाते हुए इनोसुके कहता है कि ये पत्थर वाला हशीरा तो कमाल का है, उससे पहली बार मिलने पर ही मैं डर गया था। तांजीरो देखता है कि इनोसुके मछली के साथ साथ मछली के सारे कांटे भी खाता है और अब तक वो ऑलरेडी 10 मछलियाँ खा चुका था। इनोसुके आगे कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि ग्योमी पूरे डीमन स्लेयर कॉर्प्स में सबसे ताकतवर है। तांजीरो कहता है कि उसे भी यही लगता है, क्योंकि ग्योमी की सेंट बाकी हशीरा से काफी अलग है और शायद उसने अपना डीमन स्लेयर मार्क भी मैनिफेस्ट कर लिया होगा। पर जेनित्सु कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, वो बूढ़ा आदमी खुद भी उस बोल्डर को नहीं धकेल सकता होगा, वो बस हम जैसे मासूम बच्चों को परेशान कर रहा है। और तभी जेनित्सु देखता है कि ग्योमी उससे भी बड़े बोल्डर को धकेल कर ले जा रहा था, जो देख सब हैरान हो जाते हैं और ग्योमी उसी मंत्र का जाप कर रहा था। तांजीरो कहता है कि ग्योमी कितने कमाल के हैं, क्या मैं भी उनकी तरह बन सकता हूँ? ये सुन जेनित्सु भड़क जाता है और तांजीरो को मारते हुए कहता है कि तुम पागल हो क्या? अपना और उसका साइज देखा है? वो आदमी एक भालू के जितना बड़ा है, तुम उसके सामने बौने हो, तुम कभी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। खाना खत्म करके इनोसुके कहता है कि वो जल्द ही ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेगा। उसे भी इतना पॉजिटिव देख जेनित्सु का दिमाग और खराब हो जाता है। इसके बाद तांजीरो और जेनित्सु दोनों ही झरने के नीचे खड़े होते हैं और कुछ ही देर में जेनित्सु पानी में डूबकर बहने लगता है और तांजीरो जल्दी से उसे बचाता है। वो दोनों फिर से झरने के नीचे खड़े होकर पहली ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद तांजीरो लकड़ी के लॉग्स उठाने जाता है और थोड़ी मेहनत के बाद वो इस ट्रेनिंग को भी पूरा कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ अपर रैंक 4 नाकीमे की आंखें स्लेयर्स का पीछा करने में लगी हुई थी। नाकीमे बताती है कि उसने अब तक 60% डीमन स्लेयर्स को खोज लिया है, लेकिन अब तक उसे नेजुको का पता नहीं चला। नाकीमे के ठीक सामने डीमंस का राजा मुजान बैठा हुआ था, जो कि नाकीमे की प्रोग्रेस से काफी खुश था। वो उसे कुछ नए एरिया में भी छानबीन करने को कहता है और नाकीमे वैसा ही करने लगती है। वो दूसरे एरिया के डीमन स्लेयर्स का पीछा करने लगती है। मुजान कहता है कि वो जल्द ही नेजुको और कागाया उबुयाशिकी को ढूंढ लेगा। अगले दिन तांजीरो उस बोल्डर को धकेलने की कोशिश करता है, पर वो उसे हिला तक नहीं पाता और उसकी चप्पल अलग टूट जाती है। तांजीरो फिर देखता है कि 3 स्लेयर यहाँ से जा रहे थे। वो बताता है कि ये ट्रेनिंग उनके लिए कुछ ज्यादा ही हार्ड है, इसलिए वो इसे बीच में ही छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन वो तांजीरो को बैकअप सपोर्ट जरूर देंगे। ये सुन तांजीरो उनका शुक्रिया करता है, क्योंकि अगर ये लोग तांजीरो को पीछे से सपोर्ट करेंगे तो वो अपना सारा ध्यान डीमन से लड़ने में लगा सकता है। मुजान की गर्दन काटने के लिए पूरे डीमन स्लेयर कॉर्प्स को साथ मिलकर लड़ना होगा। तांजीरो इसके बाद फिर से बोल्डर को धकेलने में लग जाता है। लंच में तांजीरो सबके लिए ओनिगिरी बनाता है, जो कि बाकी स्लेयर्स को बहुत पसंद आती है। मुराता कहता है कि ये ट्रेनिंग करने से उसे समझ आ गया है कि हाशिरास के पास कोई साइड किक क्यों नहीं है, जो कि हाशिरा के बाद उनकी जगह ले सके। हाशिरास की ट्रेनिंग ही इतनी हार्ड होती है कि कोई उनके पास नहीं टिक पाता। जैसे जेनित्सु को ही देख लो, ट्रेनिंग की वजह से बेचारे की हालत खराब हो गई है। हाशिरास सच में कमाल के होते हैं और उनकी ट्रेनिंग अलग ही लेवल की होती है। इसके बाद सभी तांजीरो के खाने की तारीफ करने लगते हैं, जिस पर तांजीरो बताता है कि आखिर वो एक कोयले बेचने वाले का बेटा है। अच्छा खाना पकाने के लिए आग को कंट्रोल करना पड़ता है,
इसके बाद वो सभी को ग्रिल्ड ओनिगिरीज खिलाता है, जिसे खाकर सबको अपने घर की याद आ जाती है, जैसे वो अपनी माँ के हाथों से बना खाना खा रहे हो। ये सब सुन तांजीरो को भी अपने परिवार की याद आने लगती है। करीब 6 दिन बीत जाते हैं, लेकिन तांजीरो अब भी उस बोल्डर को नहीं हिला पाया था। वो जमीन पर लेटकर सोचने लगता है कि वो क्या गलत कर रहा है। डीमंस कभी भी हमला कर सकता है, तो उसे जल्दी ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। तभी गेन्या यहाँ आता है और तांजीरो से कहता है कि तुम्हारे माथे का निशान तो और भी ज्यादा गहरा हो गया है। तांजीरो उसे देख चौंक जाता है और पूछता है कि वो कैसा है। गेन्या बताता है कि वो भी ग्योमी के हाथ ट्रेनिंग कर रहा था। उसे सानेमी से बात करने से मना किया गया था, लेकिन फिर भी गेन्या उससे बात करने पहुंच गया और फिर तांजीरो की सानेमी से लड़ाई हो गई। इसके लिए गेन्या को भी ग्योमी से काफी डांट पड़ी है। गेन्या उसे प्रोटेक्ट करने के लिए तांजीरो का शुक्रिया करता है। तांजीरो पूछता है कि उसके सिर का निशान सच में गहरा हो गया क्या? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। गेन्या बोलता है कि जिन बुद्धुओं के साथ तुम रहते हो वो इस चीज को कहाँ से नोटिस करेंगे। मैं तुम्हें बाद में अपना आईना दे दूंगा, उसमें देख लेना। गेन्या आगे बताता है कि वो भी बोल्डर वाली ट्रेनिंग ही कर रहा है और वो इसे थोड़ा हिलाने में कामयाब भी हो गया है। ये सुनकर तांजीरो चौंक जाता है। गेन्या फिर तांजीरो से पूछता है कि वो रेपिटेटिव एक्शन वाली टेक्निक कर रहा है या नहीं, पर तांजीरो को इस बारे में कुछ नहीं पता था। गेन्या कहता है कि ग्योमी इतना अच्छा टीचर नहीं है, तुम्हें उसे ध्यान से देख कर ही सब कुछ सीखना पड़ता है। गेन्या बताता है कि हाई कंसंट्रेशन पर पहुंचने के लिए इन्हें कुछ एक्शंस को बार बार रिपीट करना पड़ता है, जैसे गेन्या हमेशा नेम्बुत्सु मंत्र पढ़ता है। तांजीरो हंसते हुए कहता है कि ग्योमी भी हमेशा नामू नामू करते रहते हैं। वही ग्योमी पेड़ के पीछे छुप कर इन्हें देख रहा था। गेन्या अब यहाँ से चला जाता है और तांजीरो फिर से बोल्डर धकेलने की कोशिश करता है। रेपिटेटिव एक्शन करने से शरीर के सारे सेंसेस खुल जाते हैं। गेन्या को ब्रीदिंग टेक्निक्स नहीं आती, लेकिन रेपिटेटिव एक्शन करने से वो भी इस बोल्डर को हिला सकता है। इस टेक्निक को एक्टिव करने के लिए गेन्या और ग्योमी एक दुख भरी मेमोरी को याद करते हैं, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आता है। इससे उनके शरीर का तापमान और दिल की धड़कन बढ़ जाती है। शाम हो गई थी और तांजीरो सबके लिए डिनर बनाने में लग जाता है। गेन्या भी उसकी मदद करने आता है और पूछता है कि तांजीरो सबसे ज्यादा इमोशनल कब होता है, और तांजीरो कुछ याद कर शांत हो जाता है, जिसके लिए गेन्या उससे माफी मांगता है। उसे यकीन था कि तांजीरो ये कर लेगा। अगली सुबह तांजीरो फिर से बोल्डर के पास जाता है। सबसे पहले वो अपने मरे हुए फैमिली मेंबर्स को याद करता है और फिर रेंगोकू की कही बात को दोहराता है कि अपने दिल की अग्नि जलाए रखो। इससे तांजीरो का डीमन स्लेयर मार्क मैनिफेस्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी तांजीरो बोल्डर को नहीं हिला पाता। तभी जेनित्सु और इनोसुके भी यहाँ आ जाते हैं। असल में तांजीरो 1 घंटे पहले ही ट्रेनिंग करने आ गया था। तांजीरो अब फिर से उसी प्रोसेस को बार बार दोहराता है, जिससे उसके शरीर में बहुत ताकत आ जाती है और डीमन स्लेयर मार्क भी प्रकट हो जाता है। इसके बाद तांजीरो धीरे धीरे उस बोल्डर को धकेलने लगता है, जो देख इनोसुके और जेनित्सु हैरान थे। तांजीरो अब बिना रुके उस बोल्डर को धकेलता ही जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुजान सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तुम दिखते कैसे हो उबुयाशिकी, और तुम्हारा प्लान क्या है? और पैरों के मसल्स का भी इस्तेमाल करता है। अब तांजीरो को देखकर इनोसुके को भी जोश आ जाता है और वो अपने मन में बार बार टेम्पुरा के बारे में सोचता है, जिससे वो भी उस बोल्डर को धकेलने में कामयाब हो जाता है। ये देख जेनित्सु को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अब सिर्फ वही बाकी रह गया था। तभी जेनित्सु के पास उसकी कासुगाई बर्ड चुनतारो आती है, जो कि रो रही थी और उसके पास एक लेटर था। जेनित्सु शुरू में तो उस पर ध्यान नहीं देता है, लेकिन चुनतारो जब उसे चोट मारती है तब जेनित्सु को वो लेटर दिखाई देता है। इधर तांजीरो उस बोल्डर को करीब 100 मीटर तक धकेल कर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है। तांजीरो बुरी तरह से थक गया था। वो वहीं पर लेट जाता है और उसे बहुत प्यास भी लगी थी। वो पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो गया था, क्योंकि उसका ढेर सारा पसीना बह गया था। तांजीरो को लगता है कि वो यही मर जाएगा, तो वो आखिरी बार अपने दोस्तों को याद करने लगता है और उनसे मदद मांगता है। अचानक ही ग्योमी यहाँ आ जाता है और तांजीरो के मुंह पर पानी डालकर उसकी प्यास बुझाता है। ग्योमी तांजीरो को ट्रेनिंग पूरी करने पर बधाई देता है और सोर्ड स्मिथ विलेज में किए कारनामों पर उसकी तारीफ भी करता है। तांजीरो उसकी बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। ग्योमी आगे बताता है कि तांजीरो ने अपनी डीमन बहन की जगह गांव वालों की जान को ज्यादा प्राथमिकता दी और इस अच्छे काम के लिए उसे खुद पर गर्व होना चाहिए। वो एक काफी महान तलवारबाज है। तांजीरो कहता है कि आप गलत है, वो फैसला असल में नेजुको का ही था। मैं तो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था जिसमें गाँव वाले मारे
जाते तो मैं आपकी इस तारीफ का हकदार नहीं हूँ। अब ये सुन ग्योमी सोच में पड़ जाता है। उसका मानना है कि बच्चे मासूम और कमजोर ही नहीं होते बल्कि झूठे और खुदगर्ज भी होते हैं, लेकिन उसे तांजीरो में ये सब नजर नहीं आता। तांजीरो कहता है कि वो हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहता है, पर वो नहीं जानता कि आगे क्या होगा। पर कोई न कोई हमेशा उसकी मदद करता है सही राह दिखाने में, इसलिए उसने अब तक कोई गलती नहीं की है। तांजीरो ग्योमी की रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। तांजीरो ग्योमी को उसे पानी पिलाने और अब तक की ट्रेनिंग के लिए शुक्रिया बोलता है। ग्योमी कहता है कि अब उसे कोई डाउट नहीं है, चाहे कोई उसके बारे में कुछ भी कहे, लेकिन वो तांजीरो की रिस्पेक्ट करता है। तांजीरो को समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है और ग्योमी उसे पास्ट की कहानी सुनाने लगता है। ग्योमी पहले एक मंदिर में अनाथ बच्चों को पाला करता था। वो उनके लिए मांग कर खाना लाता था। अब इनमें से एक बच्ची सायो अपनी फिश ग्योमी को देने लगती है, क्योंकि कम खाने की वजह से वो बहुत पतला हो गया था। ग्योमी सायो से कहता है कि वो अपनी ट्रेनिंग की वजह से भूख सहन कर सकता है, तो ये फिश सायो को ही खानी चाहिए। सभी बच्चे फिर खाना शुरू कर देते हैं। भले ही इनमें खून का रिश्ता नहीं था, पर ये सभी आपस में एक परिवार की तरह रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। ग्योमी हमेशा ऐसे ही अपनी जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन एक रात एक बच्चे ने नियम तोड़ दिया और रात होने तक भी टेम्पल में वापस नहीं आया। फिर उसका सामना एक डीमन से हो गया। अपनी जान बचाने के लिए उस बच्चे ने डीमन से कहा कि टेम्पल में ग्योमी और 8 बच्चे हैं, उन्हें खा लो। डीमन से सुरक्षा के लिए ग्योमी हर रात विस्टेरिया फूल से बनी अगरबत्ती जलाकर बाहर रखता था, लेकिन उस बच्चे ने सारी अगरबत्तियां बुझा दी और उस डीमन को टेम्पल के अंदर आने का न्योता दिया। टेम्पल में एंटर करते ही वो डीमन 4 बच्चों को मार देता। आवाज सुनकर ग्योमी की नींद खुलती है और वो बाकी 4 बच्चों को बचाने की कोशिश करता है, पर उनमें से 3 बच्चे ग्योमी की बात नहीं सुनते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और वो भी डीमन के हाथों मारे जाते हैं। उस टाइम खाने की कमी से ग्योमी बहुत दुबला पतला हुआ करता था। उसकी आवाज भी बहुत कमजोर थी और आखिरकार वो एक अंधा भी था, तो बच्चों को लगा ही नहीं कि ग्योमी उनकी सुरक्षा कर पाएगा। और तांजीरो को अब जाके पता चलता है कि ग्योमी अंधा है। सिर्फ एक बच्ची थी जिसने ग्योमी की बात सुनी थी, सायो। सायो अकेली ग्योमी के पीछे छुपी रही। अब ग्योमी सायो को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था। उसने डीमन से लड़ने का फैसला किया। उसने डीमन के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें उखाड़ दिया और फिर वो डीमन के मुंह पर ढेर सारे मुक्के मारने लगता है। ग्योमी को मारपीट से नफरत है। ये पहली बार था जब ग्योमी ने अपनी पूरी ताकत से किसी को मुक्का मारा था और अपनी ताकत देखकर तो खुद ग्योमी भी डर गया था। अगर उस दिन डीमन का अटैक नहीं होता तो ग्योमी को भी कभी पता ही नहीं चलता कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्योमी सुबह होने तक उस डीमन के सिर को मारता ही रहा। इस लड़ाई में ग्योमी भी बहुत घायल हो गया था। उसने सायो को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, लेकिन जब लोग यहाँ मदद के लिए पहुँचे तब पता है सायो ने ग्योमी के बारे में क्या कहा था। वो आदमी एक मॉन्स्टर है, उसने सभी को मार दिया। ये सुन तांजीरो भी चौंक जाता है। ग्योमी कहता है कि रात में जो हुआ उसे देख सायो डर गई होगी और वो सिर्फ 4 साल की थी, तो उससे गलती हो गई। बच्चे ऐसे ही होते हैं। ग्योमी चाहता था कि सायो उसका शुक्रिया करे, पर वो जान गया कि बच्चों को सिर्फ अपनी ही चिंता होती है। सुबह होते ही उस डीमन की लाश राख बनकर उड़ गई थी। वहाँ सिर्फ ग्योमी और बच्चों की लाशें थी, तो ग्योमी पर उनके मर्डर का इल्जाम लगाया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। अगर मास्टर कागाया उसे बचाने नहीं आते तो ग्योमी मर चुका होता। उस दिन के बाद से ग्योमी किसी पर भरोसा नहीं करता और उसने तांजीरो पर भी शक किया था। इंसान का असली चेहरा भयानक परिस्थिति में ही सामने आता है। पर तांजीरो न तो मैदान छोड़कर भागा और न ही उसने झूठ बोला। वो ईमानदार है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह की क्वालिटी हर परिस्थिति में मेंटेन कर पाते हैं। मैंने कई लोगों को अपने दिल की आंखों से देखा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि तांजीरो, तुम एक स्पेशल चाइल्ड हो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा कि तुम सही राह पर चलो और कभी अपना रास्ता न भटको। ये सब सुनकर तांजीरो की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। वो ग्योमी का शुक्रिया करता है और उससे कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। ग्योमी अब तांजीरो के सिर पर हाथ फेरने लगता है, ठीक जैसे वो सायो के सिर पर हाथ रखता था, और कहता है कि तांजीरो की उसके साथ ट्रेनिंग अब पूरी हो गई है। इसके बाद खाना खाते समय गेन्या तांजीरो और इनोसुके को बताता है कि इतना सब होने के बाद भी ग्योमी एक अच्छे इंसान है, क्योंकि गेन्या में कोई टैलेंट नहीं है, इसलिए ग्योमी ने उसे अपना साइड किक नहीं बनाया। लेकिन ये जानने के बाद भी कि गेन्या ने एक डीमन खाया है, ग्योमी ने उसे अपना स्टूडेंट बना लिया। ग्योमी गेन्या को शिनोबू के पास भी लेकर गया था उसके शरीर की जांच करवाने के लिए। शिनोबू ने गेन्या को बहुत लेक्चर दिया था कि उसने क्या सोचकर डीमन खाया। इनोसुके अब जेनित्सुके भी फिश उठाकर खाने लगता है क्योंकि वो यहाँ पर नहीं था। तांजीरो से समझाता है कि जेनित्सु को बाद में भूख लगेगी और
इनोसुके फिश वापस रख देता है और कहता है कि तुम्हें हमेशा दूसरों की पड़ी रहती है। गेन्या तांजीरो से कहता है कि तुम बहुत जिद्दी हो। फिर शिनोबू तुम्हें भी लेक्चर देती होगी। तांजीरो कहता है कि ऐसा नहीं है और शिनोबू बस उनकी हेल्थ की चिंता करती है। तांजीरो कहता है कि खाना खाने के बाद वो ग्यू की ट्रेनिंग के लिए उसके पास जाने वाला है। वो गेन्या को भी साथ चलने को बोलता है, पर गेन्या कहता है कि वो चाहकर भी नहीं चल सकता क्योंकि उसने अब तक बोल्डर को 109 मीटर यानी 1 तक नहीं धकेला है, क्योंकि वो ब्रीदिंग टेक्निक यूज नहीं कर सकता। अब इस बात पर इनोसुके गेन्या का मजाक उड़ाने लगता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। इनोसुके को रोकने के लिए तांजीरो उसके ऊपर बैठ जाता है। तांजीरो कहता है कि जाने से पहले वो गेन्या से उसके भाई विंड हाशिरा सानेमी के बारे में कुछ बात करना चाहता है। तांजीरो इसके बाद जेनित्सु से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि उसने अपना बोल्डर बाकेला या नहीं, जिस पर जेनित्सु काफी शांत स्वभाव में मना करता है। तांजीरो कहता है कि वो अगली ट्रेनिंग के लिए ग्यू के पास जा रहा है, लेकिन उसे जेनित्सु की चिंता हो रही है क्योंकि कुछ टाइम से जेनित्सु काफी शांत है। जेनित्सु उसे जाने के लिए गुड लक बोलता है और कहता है कि मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या करना होगा। तांजीरो को अब जेनित्सु की चिंता होती है और वो पूछता है कि क्या वो उसकी कोई मदद कर सकता है, पर जेनित्सु कहता है कि तांजीरो तुम बस अपना काम करो। आखिर में जेनित्सु कहता है कि तुम एक अच्छे लड़के हो तांजीरो, शुक्रिया, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ है जो मुझे ही करना होगा। हम जेनित्सु का चेहरा देखते हैं जिस पर खून लगा हुआ था और उसके हाथ में चुनतारो का दिया वही लेटर था। उसे ही पढ़कर शायद जेनित्सु इतना सीरियस हो गया है। रास्ते में भी तांजीरो जेनित्सु के बारे में सोचता है। उसे नेजुको की भी चिंता होती है जिसे वो हाशिरा ट्रेनिंग की शुरुआत में ही छोड़ कर आ गया था कि कहीं उसे अकेला महसूस न हो रहा हो। कुछ देर में तांजीरो ग्यू के ट्रेनिंग यार्ड में पहुंच जाता है। यार्ड के बाहर ही ग्यू और सानेमी आपस में फाइट की ट्रेनिंग कर रहे थे। सानेमी विंड ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म का यूज कर ग्यू पर अटैक करता है जिसे ग्यू ब्लॉक तो कर देता है, लेकिन उसकी लकड़ी की तलवार में क्रैक आ जाता है। तांजीरो इन्हें इतनी स्पीड से लड़ते देख हैरान हो जाता है, लेकिन अब वो सब कुछ साफ साफ देख पा रहा था। लड़ते हुए सानेमी ग्यू को चिढ़ाता है कि तुमने कहा था ना कि तुम हम सबसे अलग हो, पर तांजीरो भी था जो उस लाइन का असली मतलब जानता है। दोनों में काफी कमाल की लड़ाई होती है और आखिर में दोनों की तलवारें टूट जाती है। सानेमी अब कहता है कि चलो हाथों से ही लड़ाई करते हैं, पर तांजीरो उनके बीच में आकर उन्हें लड़ने से मना करता है। सानेमी जो कि तांजीरो पर अब भी गुस्सा था, वो तांजीरो को याद दिलाता है कि उसे सानेमी से दूर रहने के ऑर्डर्स मिले हैं, तो मेरे सामने आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तांजीरो पूछता है कि तुम दोनों ओहागी मिठाई के लिए लड़ रहे हो क्या? मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। सानेमी गुस्से में पूछता है कि तुम मजाक कर रहे हो ना, पर तांजीरो कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें मिठाई बहुत पसंद है ना। जब तांजीरो सानेमी के यहाँ ट्रेनिंग कर रहा था तब उसे बार बार मिठाई की खुशबू आती थी, तो इस तरह से उसे पता चला। अब ग्यू भी सानेमी से पूछता है कि तुम्हें ओहागी मिठाई पसंद है। तांजीरो बीच में ही बोलने लगता है कि अरे मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट होती है, मुझे भी मेरी दादी के हाथ की ओहागी बहुत पसंद थी। अब सानेमी गुस्से में तांजीरो को मुक्का मारकर हवा में उड़ा देता है। तांजीरो को जब होश आता है तो ग्यू उसके पास बैठा था। वो तांजीरो को बताता है कि सानेमी गुस्से में यहाँ से चला गया। तांजीरो पूछता है कि वो दोनों लड़ क्यों रहे थे, जिस पर ग्यू बताता है कि वो लड़ नहीं रहे थे बल्कि बस ट्रेनिंग कर रहे थे। ये भी हाशिरा ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, इसीलिए इनके पास लकड़ी की तलवारें थी। तांजीरो अब इनकी ट्रेनिंग में दखल देने के लिए माफी मांगता है। ग्यू कहता है कि कोई बात नहीं। सानेमी हमेशा गुस्से में रहता है तो ग्यू उसके सामने कुछ बोल नहीं पाता, पर उसे अब सानेमी का फेवरेट फूड पता चल गया है। अब ग्यू अपनी पॉकेट में ओहागी रखा करेगा और सानेमी को देखकर उससे दोस्ती कर लेगा, जो कि तांजीरो को भी अच्छा आइडिया लगता है। इस तरह उन सब में दोस्ती हो जाएगी। इधर सानेमी अकेले घर जा रहा था और वो अब गुस्सा था कि तांजीरो ने उसकी ट्रेनिंग बिगाड़ दी। आज ट्रेनिंग करने के लिए मुइचिरो और ओबनाई भी नहीं थे। सानेमी सोचता है कि वो तांजीरो सच में इतना बुद्धू है या दिखा भगाता है। तभी सानेमी को झाड़ियों में किसी चीज की आवाज आती है और वो अपने हाथ से उस चीज को पकड़ लेता है। वो देखता है कि उसके हाथ में एक डीमन की आंख थी, जिसे देख सानेमी कंफ्यूज हो जाता है और डीमन की आंख राख बनकर उड़ जाती है। और अब सानेमी को समझ आता है कि डीमंस उनके यहाँ घुसपैठ कर चुके हैं। इसके बाद हम उबुयाशी की मेंशन को देखते हैं जिसमें मास्टर कागाया और उनकी वाइफ थी। अचानक ही मेंशन का दरवाजा खोलता है और हम किसी की परछाई को देखते हैं जो कि अंदर आ रहा था। ये शख्स कोई और
और नहीं बल्कि डीमंस का राजा मुजान किबुत्सुजी था। मुजान धीरे धीरे अपने कदम मास्टर कागाया की तरफ बढ़ा रहा था और दोस्तों मुजान की इस एंट्री ने तो रोंगटे खड़े कर दिए। सच में खैर मुजान कागाया के ठीक सामने जाकर खड़ा होता है। कागाया जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी वो गर्दन घुमाकर अपने इस बिन बुलाए मेहमान की तरफ देखता है और कहता है कि आखिर तुम आ गए, ये हमारी पहली मुलाकात है ना मुजान किबुत्सुजी। मुजान कहता है कि तुम्हारी हालत तो बहुत बुरी हो गई है कागाया। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड नंबर 8 को क्वार्टर्स यानी कि मास्टर कागाया का घर कहाँ है और बिना किसी देरी के वो खुद मास्टर कागाया से मिलने उसके घर में आ जाता है। मुजान सीधा कागाया के सामने जाके खड़ा होता है और अंधे होने के बाद भी कागाया समझ जाता है कि उनके सामने खुद मुजान खड़ा है, वो डीमन जिसकी तलाश उसकी फैमिली और डीमन स्लेयर्स हजारों सालों से कर रहे हैं। कागाया अपनी पत्नी अमाने से पूछता है कि मुजान दिखने में कैसा लगता है। अमाने बताती है कि ये डीमन बिल्कुल एक आदमी की तरह दिखता है जिसकी उम्र 25 साल के आसपास होगी, लेकिन इसकी आंखें गुलाबी कलर की है और उसकी पुतलियां बिल्ली की आंखों जैसी है। कागाया कहता है कि मुझे पता था तुम जरूर आओगे क्योंकि उबुयाशी की फैमिली पर तुम जरूर बहुत गुस्सा होगे, इसीलिए कागाया जानता था कि मुजान पर्सनली उसे मारने आएगा। मुजान कहता है कि तुमने सही कहा, हजारों सालों से उबुयाशी की फैमिली मेरे कामों में टांग अड़ाती आई है, लेकिन कितनी शर्म की बात है कि तुम पहले ही मौत के रास्ते पर लेते हो। ये देख मैं काफी निराश हुआ कि उबुयाशी की फैमिली का हेड इस हालत में पड़ा है। कागाया कहता है कि तुम सही हो, करीब 6 महीने पहले कागाया के डॉक्टर ने उसे कहा था कि वो 2-4 दिन में ही मर जाएगा, लेकिन कागाया अब तक भी जिंदा है क्योंकि मुजान के लिए उसके दिल में जो गुस्सा है वो उसे मारने नहीं दे रहा। मुजान कहता है कि तुम्हारे सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे क्योंकि अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। कागाया इसके बाद रिवील करता है कि असल में वो और मुजान एक ही ब्लड लाइन यानी एक ही वंश के हिस्से हैं, क्योंकि मुजान हजारों साल पहले पैदा हुआ था तो शायद ये बात उसे पता नहीं होगी। ये बात जानने के बाद भी मुजान को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कागाया से पूछता है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। कागाया इसका जवाब देते हुए कहता है कि मुजान जैसे डीमन को जन्म देने की वजह से उबुयाशी की फैमिली पर कर्ज लग गया था। इस परिवार में जन्मा हर बच्चा कमजोर होता था और छोटी उम्र में ही मर जाया करता था। उबुयाशी की फैमिली का वंश खत्म होने ही वाला था। तब एक प्रीस्ट इनके पास आया और उसने बताया कि इस फैमिली ने एक डीमन को जन्म दिया है, अब इन्हें अपना पूरा जीवन उस डीमन को मारने में समर्पित करना होगा, तभी इनकी ब्लड लाइन बच पाएगी। उन्होंने ऐसा ही किया। साथ ही उबुयाशी की फैमिली में जन्मे लड़कों की शादी किसी प्रीस्ट की बेटी से ही कराई जाती है। अमाने भी एक प्रीस्ट फैमिली से है, जिसके बाद से इनके बच्चे थोड़ी ज्यादा उम्र तक जिंदा रहने लगे, लेकिन फिर भी उबुयाशी की खानदान में आज तक 30 साल से ज्यादा कोई भी जिंदा नहीं रह पाया है। मुजान कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारी बीमारी तुम्हारे दिमाग तक पहुंच गई है क्या? मेरे डीमन बनने का तुम्हारे कर्ज से कोई लेना देना नहीं है। मैंने अब तक हजारों इंसानों को मारा है, पर मुझे तो ऊपर वाले ने आज तक सजा नहीं दी। इन हजारों सालों में मैंने आज तक किसी भगवान या बुद्धा को नहीं देखा। कागाया कहता है कि सबका सोचने का तरीका अलग होता है और मुजान से पूछता है कि आखिर तुम्हारा सपना क्या है? इस 1000 सालों में आखिर तुम किस चीज की चाह रखते हो? मुजान अपने मन में सोचता है कि ये कैसी अजीब सी फीलिंग है, डीमन स्लेयर कॉर्प्स का लीडर मेरे सामने है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर कोई नफरत नहीं है। तभी मुजान पास में कागाया की दोनों लड़कियों को देखता है जो कि आपस में एक गेंद से खेल रही थी और कोई पोयम गा रही थी। शायद वो दोनों मुजान को नहीं देख सकती। मुजान को यहाँ पर अजीब तरह की राहत महसूस हो रही थी, उसे एक अपनापन भी महसूस हो रहा था। मुजान जानता था कि इस पूरे मेंशन में सिर्फ 4 लोग हैं, कागाया, उसकी वाइफ और उनकी 2 बेटियां। यहाँ पर एक गार्ड तक नहीं था। मुजान जब कोई जवाब नहीं देता तो कागाया खुद ही बोलता है, मुझे पता है तुम हमेशा जिंदा रहना चाहते हो, तुम अमर होने के सपने देखते हो। मुजान उसकी बात से सहमत होता है और कहता है कि नेजुको के मिलते ही मैं अपने इस सपने को पूरा कर लूंगा।
कागाया कहता है कि तुम्हारा सपना कभी सच नहीं होगा मुजान, जिस पर मुजान बोलता है कि लगता है तुमने नेजुको को काफी अच्छे से छुपा रखा है, लेकिन मुजान के पास उसे ढूंढने के लिए दुनिया भर का समय है। कागाया कहता है कि तुम गलत हो, अगर इस दुनिया में कुछ अमर है तो वो है इंसानों की भावनाएं, वो हमेशा जिंदा रहती है। मुजान को ये बात फालतू लगती है। कागाया आगे कहता है कि हजारों सालों से डीमन स्लेयर कॉर्प्स बंद नहीं हुआ, ना जाने कितने स्लेयर्स की जान चली गई, लेकिन डीमन स्लेयर कॉर्प्स अब भी है। यही इस बात का सबूत है कि इंसानों की भावनाएं अमर रहती है। ऐसे डीमन को माफ ना करने की भावना जिसने अब तक ना जाने कितने मासूम लोगों की जान ली है, और तुम्हारे पापों के लिए अब तक तुम्हें किसी ने माफ नहीं किया है। इन 1000 सालों में किसी एक ने भी नहीं। कागाया आगे कहता है कि मुजान, तुमने एक शेर की पूंछ पर पैर रखकर उसके अंदर के रोसेल ड्रैगन को जगा दिया है, जो कि अभी तक शांत था। इन शेरों की नजरें तुम पर गड़ी हुई है, और ये शेर तुम्हें कभी भागने नहीं देंगे। अगर तुम मुझे मार भी देते हो तो डीमन स्लेयर कॉर्प्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। लेकिन अगर तुम मर गए तो तुम्हारे साथ बाकी सारे डीमंस भी नष्ट हो जाएंगे, है ना मुजान? ये बातें सुनकर मुजान को अब गुस्सा आने लगता है, और वो कागाया से चुप रहने को बोलता है। आखिर में कागाया बोलता है कि भले ही मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, लेकिन मेरी मौत वेस्ट नहीं जाएगी। डीमन स्लेयर्स मेरी बहुत इज्जत करते हैं, खासकर हाशिरा मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मेरी मौत से वो लोग पहले से भी ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। मुजान कागाया से पूछता है कि तुम्हारी ये बकबक खत्म हुई कि नहीं, और वो अपने पंजे से कागाया को मारने के लिए तैयार हो जाता है। कागाया कहता है कि उसकी बात पूरी हुई। उसकी बात इतनी देर तक सुनने के लिए कागाया मुजान का शुक्रिया भी करता है। इसी समय कासुए क्रोज ने चारों तरफ इमरजेंसी अनाउंसमेंट कर दी थी कि उबुयाशी की रेसिडेंस पर अटैक हुआ। जल्दी चलो। सानेमी, ओबनाई, मित्सुरी, मुइचिरो, शिनोबू, गियू और तांजीरो सभी ये खबर सुनकर डर गए थे और पूरी तेजी से भाग रहे थे, और सबको अपने मास्टर की चिंता हो रही थी। पिछली जो हाशिरा मीटिंग हुई थी उसमें सानेमी ने कहा था कि मास्टर कागाया अकेले रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कम से कम 2 हाशिरास को उनके साथ रहना चाहिए। गियोमी कहता है कि जब से वो हाशिरा बना है वो भी मास्टर से यही सवाल कर रहा है, लेकिन उन्होंने सुरक्षा लेने से हमेशा मना ही किया है। उनका मानना है कि हाशिरा ज्यादा कीमती होते हैं और उनका इस्तेमाल पर्सनल गार्ड्स की तरह नहीं किया जाना चाहिए। शिनोबू बताती है कि उसने सुना है कि इतिहास में किसी उबुयाशिकी के हेड ने कभी कोई गार्ड नहीं रखा है। अब सभी मास्टर की चिंता करते हुए उनके मेंशन की तरफ भाग रहे थे। इधर इससे पहले कि मुजान कागाया को मार पाता, अचानक मेंशन के नीचे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, और इस धमाके वाले सीन को इतनी खूबसूरती से एनिमेट किया गया है कि आंखों को विश्वास ही नहीं होता। एक पल में पूरा मेंशन तबाह हो जाता है। सानेमी और बाकी हाशिरास इस धमाके को देखकर दंग रह जाते हैं और डर जाते हैं। वहीं तांजीरो को जले हुए खून और मांस की बदबू आने लगती है। मुजान खुद भी इस धमाके की चपेट में आ गया था और उसका आधा शरीर जल चुका था, लेकिन वो जल्दी से अपने शरीर को रीजनरेट करने लगता है और कागाया को गाली देते हुए कहता है कि अपनी निर्मल बुद्धा जैसे मुस्कुराहट के साथ भी उसने खुद को इस धमाके में उड़ा दिया। उसने अपनी बीवी और बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। मुजान ने कागाया को कम समझा था। मुजान जानता था कि उसके लिए यहाँ कोई जाल बिछाया गया होगा, लेकिन इतना बड़ा ट्रैप तो उसने भी नहीं सोचा था। धमाके में ढेर सारे स्पाइक्स भी मिलाए गए थे, जिससे मुजान की हीलिंग को जितना हो सके उतना धीमा किया जा सके, जिसका मतलब है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। कागाया ने और भी कुछ सोचा होगा। मुजान सेंस कर लेता है कि हाशिराज उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, मगर मुजान को उनसे खतरा नहीं है। उस कमीने इंसान ने खुद को चारे की तरह इस्तेमाल किया है। उसने सारा गुस्सा और नफरत अपने दिल में दबाए रखा और मुजान को भनक भी नहीं लगने दी। इतनी कम उम्र में ऐसी खूनी सोच काबिल तारीफ है। क्या उसकी पत्नी और बच्चों को इस प्लान के बारे में पता था? खैर, मुजान अब शांत रहकर अपने शरीर को रीजनरेट करने में फोकस
फोकस करता है, लेकिन तभी उसके चारों तरफ कुछ ब्लड सीड्स आ जाते हैं। मुजान समझ जाता है कि ये जरूर किसी का ब्लड डीमन आर्ट है। इन सीड्स में से ढेर सारे स्पाइक्स निकलते हैं जो कि मुजान के शरीर को जकड़ लेते हैं। मुजान अब पूरी तरह फंस गया था, लेकिन वो स्पाइक्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। अचानक ही तमायो यहाँ आती है और मुजान के पेट में अपना हाथ घुसा देती है। मुजान को समझ नहीं आता कि तमायो कहाँ से आ गई। तमायो बताती है कि ये ब्लड सीड्स उस इंसान का ब्लड डीमन आर्ट है जिसे मुजान ने एसाकुसा में डीमन में बदला था, और तमायो ने खुद को योशिरो के तालिस्मान से गायब किया हुआ था। मुजान सोचता है कि ये औरत आखिर यहाँ आई क्यों है। मुजान अब तमायो का हाथ भी एब्जॉर्ब कर लेता है और तमायो बताती है कि उसने अपनी मुट्ठी में एक दवाई रखी हुई थी जो कि डीमंस को वापस इंसान बना देती है। मुजान कहता है कि ऐसी कोई भी दवाई नहीं होती है, जिस पर तमायो कहती है कि किसी से मदद लेकर उसने ये दवाई हाल ही में बनाई है। मुजान अब तमायो का सिर पकड़ लेता है और कहता है कि उसे मुजान से नफरत करने का कोई हक नहीं है। तुमने खुद ही अपने पति और बच्चों को मार कर खाया था, मैंने तो बस तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें डीमन में बदला था। तमायो रोते हुए कहती है कि अगर उसे पता होता तो वो कभी डीमन नहीं बनती, वो तो बस अपनी बीमारी से बचना चाहती थी ताकि अपने बच्चों को बड़ा होते देख सके। लेकिन मुजान के उसे डीमन बनाते ही उसने अपनी फैमिली को मार दिया। मुजान कहता है कि तुमने उसके बाद भी कई इंसानों को मारा है और उन्हें खाने में तुम्हें बहुत मजा भी आता होगा। तमायो कहती है कि हाँ, उसने कई लोगों को मारा है और अपने उन पापों के प्रायश्चित के लिए आज वो भी मुजान के साथ ही यही मरेगी। इसके बाद तमायो चिल्लाते हुए कहती है कि ग्योमी, अब तुम्हारी बारी। इसके बाद हम ग्योमी को देखते हैं जो कि पहले से ही यहाँ आ चुका था और वो भी योशिरो के तालिस्मान से छुपा हुआ था। ग्योमी अपने चेन वाले हथियार को जोर से घुमाता है और उसके एक ही वार से वो मुजान के सिर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। एक फ्लैशबैक में ग्योमी बताता है कि जब वो 18 साल का था तब उसकी मुलाकात मास्टर कागाया से हुई थी और वो तब सिर्फ 14 साल के थे। ग्योमी को इस बात से काफी हैरानी हुई थी कि कागाया उम्र में उससे भी छोटा है। कागाया ग्योमी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम खूनी नहीं हो और तुम सबकी सुरक्षा करना चाहते हो। ये सुन ग्योमी घुटनों के बल बैठकर रोने लगता है। ग्योमी बताता है कि कागाया उस समय भी वही बात करते थे जो कि लोग सुनना चाहे। ग्योमी की जब कागाया से आखिरी मुलाकात हुई थी तब कागाया ने ये प्रेडिक्ट किया था कि अगले 5 दिन में मुजान उसके पास आ जाएगा और कागाया चाहता था कि उसे चारे की तरह इस्तेमाल करके ग्योमी उसकी गर्दन उड़ा दे। ग्योमी पूछता है कि उसे कैसे पता कि मुजान आएगा, जिस पर कागाया कहता है कि ये तो बस उसकी इंस्टिंक्ट है। ये रिवील होता है कि उबुयाशी की फैमिली के पास कमाल की इंस्टिंक्ट होती है जिसे फोरसाइट भी कहा जाता है, यानी कि उनके पास फ्यूचर देखने की एबिलिटी होती है। उसी के इस्तेमाल से उबुयाशी की फैमिली इतनी अमीर है और वो कई बार भारी संकट से भी बचे हैं। कागाया जानता था कि बाकी हाशिरास कभी भी उसे चारे की तरह इस्तेमाल करने को राजी नहीं होंगे, इसलिए वो अपने सबसे पुराने हाशिरा ग्योमी को ये जिम्मेदारी सौंपता है। ग्योमी कहता है कि वही होगा जो मास्टर की आज्ञा होगी। कागाया अब ग्योमी का शुक्रिया करता है और उम्मीद करता है कि अब उसके कोई भी बच्चे यानी कि स्लेयर्स ना मारे जाएं। कहानी प्रेजेंट में आती है जहां ग्योमी मुजान का सिर उड़ाने में कामयाब हो गया था, लेकिन ठीक जैसा कागाया को लगा था कि सिर कटने से भी मुजान की मौत नहीं होती और वो वापस अपना सिर रीजनरेट कर लेता है। कागाया ने बताया था कि अगर सिर कटने से भी मुजान नहीं मरा तो सिर्फ सूरज की रोशनी ही उसे खत्म कर सकती है, तो ग्योमी को उसके साथ सनराइज होने तक बैटल करना होगा। लेकिन मुजान की रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा तेज थी। के और तमायो के अटैक के बाद भी मुजान बहुत ताकतवर है, लेकिन ग्योमी खुद से प्रॉमिस करता है कि वो सुबह होने तक इस राक्षस को यही बांध के रखेंगे। मुजान अब अपने ब्लड डीमन आर्ट ब्लैक ब्लड ब्रैम्बल्स का इस्तेमाल करता है और ग्योमी पर अटैक करता है, लेकिन ग्योमी स्टोन ब्रीदिंग के थर्ड फॉर्म से उस अटैक को फेल कर देता है। तभी सानेमी यहाँ पहुँच जाता है और वुसन मुजान से पूछता है कि उसने मास्टर का क्या किया। इसके बाद बाकी हाशिरास भी यहाँ पहुँच जाते हैं और मास्टर के बारे में पूछने लगता है। मुजान को अब चारों तरफ से हाशिरास ने घेर लिया था, ठीक जैसा कागाया का प्लान था। ग्योमी अब चिल्लाकर सबको बताता है कि ये डीमन ही मुजान के बुत्सुजी है और सिर कटने पर भी उसकी मौत नहीं होती, जो सुनकर सभी हाशिरास चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी मुजान को नहीं देखा था। तांजीरो ही था जो पहले भी मुजान से मिल चुका है। अब सभी हाशिरास अपने ब्रीदिंग फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए मुजान पर अटैक करने उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तांजीरो भी हिनोकामी काबुरा का इस्तेमाल करता है, लेकिन जैसे ही ये सब मुजान के करीब जाते हैं मुजान मुस्कुराने लगता है।
अचानक ही सभी हशीरास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वहाँ बड़े से दरवाजे आ जाते हैं जिनके अंदर गिरने से ये सभी इन्फिनिटी कैसल में पहुँच जाते हैं। सिर्फ हशीराजी नहीं बल्कि गेन्या जो कि अपनी शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था, इनोसुके जो कि खाना खा रहा था और बाकी सभी डीमन स्लेयर्स भी इन्फिनिटी कैसल के अंदर जा गिरते हैं। कासुए क्रोज उड़ते हुए देखते हैं कि ये जगह खत्म ही नहीं हो रही थी। इनोसुके तो यहाँ आकर खुश हो जाता है और लड़ने को तैयार भी हो जाता है। बाकी सब डरे हुए थे, अगर कोई डरा हुआ नहीं था तो वो था जेनित्सु जो कि चेहरे से बहुत सीरियस लग रहा था। बाकी सभी हशीराज अलग अलग जगह पर जाकर गिर रहे थे। मुजान तांजीरो से कहता है कि तुम्हें सच में लगा कि तुम मुझे पकड़ सकते हो, तुम सब नर्क में आ गए हो, आज की रात एक भी डीमन स्लेयर जिंदा नहीं बचेगा। तांजीरो चिल्लाते हुए कहता है कि अगर कोई नर्क में जाएगा तो वो तुम हो मुजान, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुजान भी उससे कहता है कि हिम्मत है तो मार के दिखाओ। कमादो तांजीरो